एपिसोड नंबर 1031। इस तारा सम्राट टोकन के अंदर तारामंडल के महान सम्राटों की दिव्य तकनीक सीलबंद थी। एक बार जब इसका उपयोग किया गया तो यह एक मूल राजा को मारने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गया। इस वृद्ध स्वामी के समय में किसी ने एक बार इस तारा सम्राट टोकन का उपयोग एक मूल राजा को मारने के लिए किया था। क्या ये वास्तव में एक मूल राजा को मार सकता है? अफवाहें यही कहती हैं, लेकिन इस वृद्ध स्वामी ने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी शक्ति असाधारण है। अब जब इतने साल बीत चुके हैं तो मुझे डर है कि 10 तारा सम्राट टोकन में से ज्यादा बाकी नहीं बचे हैं। इनकी ध्यान से देखभाल करो। अगर तुम वास्तव में किसी तरह की असुधार या विपत्ति का सामना करते हो तो तुम इनका उपयोग कर सकते हो, लेकिन याद रखो, इस तारा सम्राट टोकन का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। गुई जू ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक महसूस हुआ कि यह तारा सम्राट टोकन थोड़ा बहुत कीमती है और उसने संकोच में गुई जू की ओर देखा। वरिष्ठ, जब ये टोकन इतना कीमती है तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? गुई जू मुस्कुराया। इस वृद्ध स्वामी के कोई बच्चे नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और उसकी ताकत एक ऐसे स्तर तक पहुंच गई है जहां कोई भी मुझे धमकी नहीं दे सकता है, तो इस टोकन का क्या उपयोग है? अगर तुम इसे नहीं चाहते तो बस इसे फेंक दो। मुझे यकीन है कि वहां के लोग इसे लेकर खुश होंगे। उसने शेनतू और अन्य लोगों की ओर इशारा किया जो 1000 मीटर दूर देख रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने निर्णायक रूप से तारा सम्राट टोकन को राक्षस रहस्य ग्रंथ में डाला और इसे सबसे एकांत कोने में छिपा दिया। ये देखकर गुई जू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि यह वृद्ध स्वामी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले? जरूरत नहीं है, मैं बाहर का रास्ता ढूंढ सकता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने विनम्रता से मना कर दिया। गुई जू ने और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और कहा, अच्छा, अच्छी से जीवित रहो, ये वृद्ध स्वामी जा रहा है। ऐसा कहते हुए वह देर तक नहीं रुका। उसकी आकृति एक काले बादल में बदल गई और तेजी से उड़ गई। जिस दिशा में वह चला गया उस दिशा में देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ जगह पर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुड़कर शेनतू और अन्य लोगों के पास पहुंचा। शेनतू और युए शांति वहां शांति से खड़े थे। शेनतू और युए शांति को अभी अभी गुई जू ने निशाना बनाया था और उनमें अभी भी कुछ बचा हुआ डर था। गुई जू के रहस्यमय तरीकों के बारे में सोचकर वे दोनों कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। भाई त्रिपाठी, क्या वह चला गया? शेनतू ने घबराहट में पूछा। हाँ, चलो चलते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। क्या वे वास्तव में बस ऐसे ही जा रहे हैं? शेनतू हैरान था। जब गुई जू अचानक अभी त्रिपाठी जीवप्ती के पास आया तो उन सभी ने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती का भाग्य तय है, लेकिन गुई जू ने जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती से केवल कुछ शब्द कहे। ये हर किसी की उम्मीदों से परे था। वह वास्तव में चला गया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने दोहराया। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वह बुरा नहीं है, बस थोड़ा गुस्सैल है। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्द सुनकर हर कोई सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके शरीर और दिमाग शांत हो गए। मालिक, सभी ऐसे ही होते हैं। युए शांति कड़वाहट से मुस्कुराए। वे हमारे जैसे लोगों को अपनी आंखों में नहीं रखते हैं। भाई त्रिपाठी, उसने अभी तुमसे क्या कहा? तुम दोनों अच्छी बातचीत कर रहे थे लगता था, शेनतू ने जिज्ञासा से पूछा। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुझे धन्यवाद दिया, फिर मुझे डांटा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधों को उछाला और अनौपचारिक रूप से कुछ बकवास किया। उसे विश्वास था कि उसने अभी गुई जू से जो कहा वह इन लोगों के लिए पूरी तरह से अज्ञात था। अब जब तारा सम्राट टोकन उसके हाथों में गिर गया था तो उसके लिए दूसरों को इसके बारे में बताना असंभव था। इस टोकन का मूल्य बहुत अधिक था और एक बार जब इसकी खबर बाहर निकल जाती तो यह संभवतः कई अनावश्यक तूफान पैदा कर देगा। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, चलो चलते हैं, हमें इस जगह को छोड़ने की जरूरत है। हर किसी ने एक कड़वे भाव के साथ उसकी ओर देखा और किसी ने चलने की हिम्मत नहीं की। हम कैसे निकलें? यह कोई यादृच्छिक जगह नहीं है, यह अराजकदत्त है। हमारे तलवार संघ के चार्ट मास्टर और बैंगनी तारा के चार्ट मास्टर यहाँ नहीं है। युए शांति कड़वाहट से मुस्कुराए। बिया ने अपने पैरों के नीचे तारा शटल की जांच की और सिर हिलाया। इस क्षेत्र में अराजकता के कारण मेरा तारा शटल क्षतिग्रस्त हो गया है। एक तारा शटल के मार्गदर्शन के बिना हम बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। आजादी की खुशी जो उन्होंने अभी अनुभव की थी वह फिर से निराशा से बदल गई, क्योंकि हर किसी के चेहरे पिछले की तुलना में बदसूरत हो गए। ओह, वरिष्ठ गुई जू ने मुझे बस कुछ दिशा निर्देश दिए, बस मेरे पीछे चलो, त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से कहा। हर किसी की आंखें तुरंत आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उन्होंने उसे घूर कर देखा। शेनतू ने अविश्वास में चिल्लाया, भाई त्रिपाठी, तुम्हारा मतलब है कि गुई जू ने न केवल तुम्हें नहीं मारा बल्कि अपना पिछला वादा भी निभाया और कृपापूर्वक हमें दिशा निर्देश दिए? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? वह अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? शेनतू को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सच है, चलो चलते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना तारा शटल बुलाया और शेनतू ने शिष्टाचार के किसी भी निशान के बिना उस पर कदम रखा। चौड़े मुस्कुराते हुए कहा, भाई त्रिपाठी, मैं तुम पर निर्भर कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कलाकृतियां नहीं है। ठीक है। 6 लोगों का एक समूह, 4 तारा शटल, बिजली की तेजी से अराजक गति के माध्यम से शटल किया गया।
रास्ता दिखाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी चेतना को अपने ज्ञान सागर में डुबो दिया, अपनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए विशाल तारा तारा पर जासूसी की जिसने उसके ज्ञान सागर को सजाया था। उसने जल्दी से इस तारा तारा की कीमतीपन को महसूस किया, क्योंकि इस तारा तारा के माध्यम से वह आसानी से अपनी स्थिति को निर्धारित कर सकता था, जिससे वह यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से बिना किसी हस्तक्षेप के अराजक गर्त को छोड़ने की दिशा को सटीकता से निर्धारित करने में सक्षम हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वुसुओ नामक बैंगनी तारा मालिक ने यह खजाना कहाँ से प्राप्त किया था, लेकिन यह खजाना अब उसी का था। वह इस वुसुओ के प्रति हल्का सा आभारी था, क्योंकि अगर वह उसके किनारे नहीं मरता तो त्रिपाठी जीवप्ती इस तारा तारा को प्राप्त नहीं कर पाता और इस क्षेत्र में विभिन्न सितारों और खतरों में अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त कर पाता। इस तारा तारा के साथ त्रिपाठी जीवप्ती जहाँ चाहता था वहां जा सकता था। समय बीत गया और 6 के समूह में शेंतु के अलावा जो लगातार बकवास बुदा रहा था, बाकी सभी शांत रहे। बिया कभी कभी शेंतु के साथ बातचीत करती, लेकिन इस आदमी को कितना बातूनी है ये देखने के बाद उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कठिनाइयों की इस श्रृंखला का अनुभव करने के बाद अन्य 5 ने पहले ही त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी एकमात्र आशा माना था और बिना शर्त उस पर विश्वास करने का फैसला किया, उसके किसी भी निर्देश पर आपत्ति नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे चलते हुए वे 2 महीनों तक अराजक गढ़ के माध्यम से उड़े। इस दिन एक ऐसा दृश्य जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था अचानक उनके सामने दिखाई दिया। यह क्षुद्रग्रहों का एक घना सागर था। अनगिनत क्षुद्रग्रह बड़े और छोटे तारों से भरे आकाश में बिखरे हुए थे। वे सभी एक स्पष्ट बल के प्रभाव में तेज गति से उड़ रहे थे। क्षुद्रग्रहों का सागर इतना लंबा था कि कोई इसका अंत नहीं देख सकता था। यह ऐसा लगता था जैसे ये पूरे तारा क्षेत्र को लपेट सकता है। इस क्षुद्रग्रह सागर को देखकर हर किसी की आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं पाई। हम जा रहे हैं, शेंतु ने चिल्लाया। हाँ, हम आखिरकार इस जगह को छोड़ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में पूछा। अराजक गर्त की परिधि इस क्षुद्रग्रह सागर से ढकी हुई है, हर कोई इसके बारे में जानता है, शेंतु ने जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरों पर चारों ओर देखा और उन सभी को सिर हिलाते हुए देखा। यह मैं हूँ जो अज्ञानी हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक को रगड़ा। शेंतु हंसा और त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर थपथपाया। जिस जगह से तुम आए हो वह थोड़ा ये छोटा है, तुम्हारे लिए नहीं जानना सामान्य है, तुम भविष्य में धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं अपनी बाकी की जिंदगी के लिए अराजक गर्त में नहीं जाऊंगा, ये वास्तव में विपत्तियों से भरा हुआ है। तुम हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के युवा स्वामी हो, तुम्हें लुगुई चंद ने कैसे पकड़ लिया? तुम्हारे अंगरक्षक कहाँ हैं? युए शांति ने अचानक पूछा। हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के युवा स्वामी। बिया ने अपने लाल होठों को ढक लिया और चिल्लाए। एक अजीब रोशनी उसकी सुंदर आंखों में चमक गई क्योंकि उसने शेंतु की ओर घूर कर देखा। शेंतु ने युए शांति पर नजर डाली और सार्थक रूप से खिलखिलाकर हंसा। तुमने मेरी पहचान को कब पहचाना? मैंने नहीं पहचाना, ये बस एक अनुमान था। जब तुम तैरते हुए महाद्वीप पर थे तो तुमने त्रिपाठी जीवप्ती से हेंग लुओ वाणिज्य मंडल को एक संदेश भेजने के लिए कहा और तुम्हारी उपस्थिति एक ऐसे मालिक के समान है जिससे मैं कई साल पहले मिली थी। उस मालिक को एओ कहा जाता था। युए शांति ने जल्दी से कहा। एओ, हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष एओ। बिया चिल्लाई, थोड़े अलग भाव से शेंतु को घूरकर देख रही थी। यहाँ तक कि हिजाओ और हे मियाओ भी कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से किसी ने भी शेंतु से ऐसी पृष्ठभूमि की उम्मीद नहीं की थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी बातचीत को चुपचाप सुना, अचानक समझते हुए कि शेंतु की पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी। उसने शेंतु से सीखा था कि हेंग लुओ वाणिज्य मंडल तारामंडल के भीतर एक महान शक्ति थी जो बैंगनी तारा या तलवार संघ से कम नहीं थी। हालांकि बैंगनी तारा और तलवार संघ के विपरीत हेंग लुओ वाणिज्य मंडल का ध्यान वाणिज्य पर था। वाणिज्य मंडल के उद्योग और व्यवसाय तारामंडल में फैले हुए थे और तारामंडल के भीतर सभी महान शक्तियों के साथ लेन देन करते थे। हेंग लुओ वाणिज्य मंडल ने तारामंडल में सबसे प्रचुर खेती सितारों में से कई पर कब्जा किया था, इसलिए वे इन महान शक्तियों को कई दुर्लभ खेती संसाधन प्रदान कर सकते थे। तुम अध्यक्ष एओ के बेटे हो? बिया ने आश्चर्य में शेंतु को देखा। मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मैं एक अवैध बेटा हूँ, मैंने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया है। शेंतु ने सार्थक रूप से खिलखिलाकर हंसा। ये स्वाभाविक है कि तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है। युए शांति सूखी खांसी से खुद को रोक नहीं पाई। उसका भाव अस्वाभाविक था क्योंकि उसने कहा, अफवाहें हैं कि अध्यक्ष एओ एक स्त्री पुरुष है और बाहर उसकी कई अफवाह है। बिया करवाहट से मुस्कुराई। जब तुम्हारे पास ऐसी पहचान है तो तुमने उस समय मालिक लू को क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हारे साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया होता। उसने तुम्हें स्टारशिप के बिजली कक्ष में कैसे फेंक दिया? जैसे ही लुगुई चंद का उल्लेख किया गया, शेंतु ने अपने दांत पीसे और कहा, मैंने उसे बताया, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अगर भाई त्रिपाठी मेरी मदद नहीं करते तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बैंगनी तारा स्टारशिप पर पहले ही मर गया होता। हर किसी के चेहरे काले हो गए, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि लुगुई चंद का शेंतु के शब्दों पर विश्वास न करना समझ में आता है। एओ एक मालिक था और उसके कई बेटे थे। इन बेटों के नाम कोई रहस्य नहीं थे, इसलिए अगर एक छोटा बच्चा जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था अचानक अध्यक्ष एओ का अवैध बेटा होने का दावा करता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा।
हर कोई सोचेगा कि वह बस उन्हें धोखा देने के लिए बकवास कर रहा था। तुम वास्तव में बदकिस्मत हो, त्रिपाठी जीवकती ने सहानुभूति में उसकी ओर देखा। किसने कहा कि मैं नहीं था? शेंतू ने गुस्से से कहा, अगर मैं इस यात्रा पर मर जाता तो ये कितना अन्यायपूर्ण होता। उसकी पीड़ित उपस्थिति को देखकर हेमियाओ खिलखिलाने से खुद को रोक नहीं पाई। समूह ने बातचीत जारी रखी क्योंकि वे अंतहीन क्षुद्रग्रह सागर के माध्यम से आगे पीछे शटल करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन 6 लोगों ने आखिरकार क्षुद्रग्रह सागर से बाहर निकलने की जल्दी की। उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसने जो देखा वह सितारों से भरा आकाश था। सौर सितारे थे जो प्राचीन काल से जबरदस्त गर्मी उत्सर्जित कर रहे थे, ठंडे चंद्रमा सितारे और कई अलग अलग प्रकार के खेती सितारे थे जो उत्कृष्ट जीवन शक्ति को विकसित करते थे। वहां और भी अधिक मृत सितारे थे जहां घास का एक ब्लेड भी नहीं उगा। वहां कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी नहीं थी। यह असीम रूप से वीरान था। हम बाहर हैं, शेंतू ने चिल्लाया। एपिसोड नंबर 1032। 4 रोशनी की धारियां अराजक गर्त के बाहर रुक गईं। इस तारामंडल के परिचित दृश्य को देखते हुए त्रिपाठी जीवकती को छोड़कर बाकी सभी उत्साह से कांप उठे। शेंतू ने तो अपने दिल में उत्साह को बाहर निकालते हुए एक लंबी गर्जना भी की। थोड़ी देर के बाद हर किसी का मनोभाव धीरे धीरे शांत हो गया। हम कहाँ हैं? बिया ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। हालांकि उसे पता था कि यह अराजक गर्त की परिधि है, वह अपनी सटीक स्थिति निर्धारित नहीं कर सकती थी। मैं इस जगह को पहचानता हूँ, मुझे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं पकड़ा गया था। ये जगह हमारे वाणिज्य मंडल के मुख्य महाद्वीप जलचंद्र तारा से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम एक तारा शटल का उपयोग करते हैं तो हमें वहां पहुंचने में केवल 1 महीना लगेगा, शेंतू ने समझाया। जलचंद्र तारा, यूए शांति ने सोचते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं दिशा को पहचान सकती हूँ। तलवार संघ का मुख्य महाद्वीप तलवार तारा उस स्थिति में होना चाहिए। उसने तारामंडल में एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। क्या तुम कुछ दिनों के लिए जलचंद्र तारा जाना चाहोगे? शेंतू ने चारों ओर देखा और सभी को आमंत्रित किया। ऐसी मुश्किल पलायन का अनुभव करने के बाद हर किसी ने एक दूसरे के करीब महसूस किया और अपनी पिछली शिकायतों को एक तरफ रख दिया था। यूए शांति ने त्रिपाठी जीवकती पर नजर डाली और सहमत होना चाहती थी लगती थी, लेकिन जल्द ही उसका भाव कड़वा हो गया क्योंकि उसने सिर हिलाया। नहीं, इस बार मैंने एक संत राजा कोटि उच्च श्रेणी स्टारशिप और कई 100 कुलीनों को खो दिया। मुझे इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से तलवार संघ लौटना होगा। शेंतू ने उसकी ओर देखा और कुछ सहानुभूति के साथ कहा, अगर एक दिन तुम अब तलवार संघ में नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारा हैंगलुओ वाणिज्य मंडल में स्वागत करता हूँ। हालांकि वाणिज्य मंडल में मेरी स्थिति मेरे भाइयों जितनी उच्च नहीं है, मैं अभी भी किसी को शामिल होने की सिफारिश कर सकता हूँ। त्रिपाठी जीवकती की आंखें थोड़ी संकीर्ण हो गई क्योंकि उसने अचानक समझा कि यूए शांति को लौटने पर तलवार संघ द्वारा दंडित किए जाने की संभावना है। आखिरकार इस बार उसके नुकसान बहुत अधिक थे और उसने एक तारा सम्राट टोकन भी खो दिया था। जब वह दिन आएगा तो मैं देखूंगी। यूए शांति करवाहट से मुस्कुराए। उसने एक जटिल भाव के साथ फिर से त्रिपाठी जीवकती की ओर देखने के लिए मुड़ा। केवल लंबे समय के बाद ही उसके लाल होंठ थोड़ा हिले। त्रिपाठी जीवकती, धन्यवाद। हमें 3 गुरु और शिष्य को उस पिंजरे से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। उस शून्य दरार में हमारे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। उसने एक पल के लिए संकोच किया इससे पहले कि फुसफुसाया, साथ ही मुझे माफ करना। जैसा कि उसने ये कहा, उसने झुकाव किया और ईमानदारी से माफी मांगी। उसने अतीत में उसके और त्रिपाठी जीवकती के बीच हुई सभी अप्रिय चीजों के लिए माफी मांगी। त्रिपाठी जीवकती ने सिर हिलाया और उसकी माफी स्वीकार की। सभी लोग, हम 3 गुरु और शिष्य पहले जाते हैं, यूए शांति ने कहा, मुड़कर तलवार तारा की दिशा की ओर बढ़ते हुए। त्रिपाठी जीवकती, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम एक दिन फिर से मिल सकते हैं। हेमियाओ ने त्रिपाठी जीवकती को अलविदा कहा, उससे अलग होने के लिए अनिच्छुक लगती थी। अपना ध्यान रखना। हे जाओ ने सिर हिलाया। तुम भी। त्रिपाठी जीवकती मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया, उनकी आकृतियों को विशाल तारामंडल में धीरे धीरे गायब होते हुए देखते हुए। अगर वे नहीं जाना चाहते, भाई त्रिपाठी, तुम इनकार नहीं करोगे, है ना? शेंतू ने त्रिपाठी जीवकती की ओर देखा और पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी मामले में मैं अभी तारामंडल में पहुंचा हूं और मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है कि कहाँ जाना है। नहीं, मेरे पास रहने की कोई जगह है। त्रिपाठी जीवकती मुस्कुराया, तुम्हें जलचंद्र तारा तक वापस भेजने में कोई नुकसान नहीं है। भाई त्रिपाठी का बहुत धन्यवाद। अगर मुझे अकेले जलचंद्र तारा तक वापस उड़ना पड़ता तो मैं शायद आधे रास्ते में मर जाता। शेंतू बहुत खुश था। तो चलो चलते हैं। एक पल रुको, त्रिपाठी जीवकती ने कहा। बिया की ओर मुड़कर और फीके ढंग से कहा, तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? बिया भ्रमित लगी। मुझे नहीं पता, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जब तक तुम मेरे पीछे नहीं घूमती। बिया की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसने कुछ आश्चर्य और खुशी के साथ त्रिपाठी जीवकती को घूर कर देखा। तुम्हारा मतलब है मैं आज़ाद हूँ? मैंने तुम्हें उस महाद्वीप पर बताया था कि हमारे जाने के बाद तुम और मैं अपने अलग रास्ते जाएंगे। मैंने तुम्हें कभी बांधने का इरादा नहीं किया। तो तुमने क्यों? बिया ने भ्रम में त्रिपाठी जीवकती की ओर देखा। यह नहीं समझ रही थी कि अगर उसके पास पहले से ही ऐसी योजना थी तो उसने उसकी आत्मा ब्रांड क्यों लिया था और उसके जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण क्यों लिया था।
वह तुम्हारा दंड था। तुम दूसरों से अलग हो। हमारे बीच बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं लुगुई चंद को छोड़ सकता हूँ और उसे अपने लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें बाहर लाया, तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा आत्मा ब्रांड वह कीमत है। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से कहा, मैं उस ब्रांड को रखूंगा ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम मेरे रहस्यों को प्रकट नहीं करती हो और तुम मुझसे रंजिश नहीं रखती हो। कुछ दर्जनों साल या यहाँ तक कि 100 साल के बाद मैं इसे तुम्हें वापस कर सकता हूँ। बिया की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को फीके ढंग से घूर कर देखा। अपने होंठ काटते हुए पूछा, अगर तुम गलती से मर जाते हो तो क्या होगा? तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करो कि मैं नहीं मरूंगा, कि मेरा जीवन आकाश जितना लंबा होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। बिया हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। भूल जाओ, किसी भी मामले में मैं जिंदा बाहर आने में सक्षम थी। अगर तुम उस ब्रांड को रखना चाहते हो तो रखो। हालांकि मेरे पास अभी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बैंगनी तारा वापस जाने की हिम्मत नहीं करती। इतने सारे लोग गायब हो गए हैं। अगर मैं अकेले वापस जाती हूँ तो मुझसे निश्चित रूप से पूछताछ की जाएगी। युवा स्वामी शेंतु, क्या तुम मुझे अपने वाणिज्य मंडल की सिफारिश कर सकते हो? मेरी ताकत बुरी नहीं है। मैं एक तीसरे चरण की संत हूँ। उस महाद्वीप पर इतने लंबे समय तक रहने के बाद मुझे लगता है कि मैं संत राजा कोटि में ब्रेक थ्रू करने की कगार पर हूँ। अपनी वर्तमान खेती के साथ मुझे तुम्हारे वाणिज्य मंडल को आपूर्ति पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। शेंतु ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि सिर हिलाया। अगर तुम्हारे पास वास्तव में एक संत राजा है तो हमारा वाणिज्य मंडल तुम्हें खुशी से स्वीकार करेगा। ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ जल चंद्र तारा जाऊंगी। 1 महीने के भीतर मैं निश्चित रूप से ब्रेक थ्रू करूंगी। बिया ने खुशी से जयकार की। ऐसा कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक कामुक नजर डाली। ये तुम हो जो इस सेवक को संजोने में नहीं जानते थे। भविष्य में पछतावा मत करना। तुम्हारा वाणिज्य मंडल ऐसी महिला को स्वीकार कर सकता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में शेंतु की ओर देखा। क्या कोई समस्या है? शेंतु उलझन में था। त्रिपाठी जीवक्ति ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। बिया ने जिस गुप्त तकनीक की खेती की वह जाहिर तौर पर एक थी जिसने अपनी इन ऊर्जा को पूरक करने के लिए यांग ऊर्जा का उपयोग किया था। ऐसी महिला अगर तुम जुबान कोटी में रखी जाती तो निश्चित रूप से सभी द्वारा नफरत की जाती। उसे परिपक्व होने से पहले ही मार दिया जाता लगता था। तुम जुबान कोटी पर बहुत सारे क्षमा प्रार्थी और स्वघोषित धर्मी लोग थे। बिया जैसे लोग थे जिनसे वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे। हालांकि शेंतु को इस सब की बिल्कुल परवाह नहीं थी लगती थी और वाणिज्य मंडल को उसकी सिफारिश करने के लिए भी तैयार था। तारामंडल वास्तव में तुम जुबान कोटी से अलग था। ऐसा लगता था कि वे बुराई की परवाह नहीं करते थे जब तक किसी के पास ताकत थी। अरे अरे, मैं किस तरह की महिला हूँ? बिया अचानक नाखुश हो गई और यह पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवक्ति अब पहले की तरह उसे प्रतिबंधित नहीं कर रहा था, उसने तुरंत अपने शरीर और मन को आराम दिया। अब और पीछे नहीं हटी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम किस तरह की महिला हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर देखा। क्या ये बस इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा उपनाम यांग है? क्या सभी पुरुष ऐसे नहीं हैं? पुरुष क्यों कर सकते हैं लेकिन महिलाएं नहीं कर सकती? बिया ने असंतोष में शिकायत की। बस बस, चलो चलते हैं। मैं आराम करने के लिए जलचंद्र तारा लौटने का इंतजार नहीं कर सकता। शेंतु ने दोनों के बीच झगड़े को बाधित किया और त्रिपाठी जीवक्ति को एक निश्चित दिशा में इशारा किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपने तारा शटल को उस दिशा में उड़ने का आदेश दिया। रास्ते भर किसी ने बात नहीं की, केवल बिया की अनियंत्रित खिलखिलाहट सुनी जा सकती थी। वह एक गौरैया की तरह थी जो अभी अभी अपने पिंजरे से भाग गई थी। पूरे रास्ते खिलखिलाती रही। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्द ही खोज की कि उसके पैरों के नीचे तारा शटल अपने से तेज उड़ रहा था। लगता था ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह शेंतु को ले जा रहा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उसका तारा शटल एक उच्च श्रेणी का था। इसने त्रिपाठी जीवक्ति को गुप्त रूप से अपना मन बनाने के लिए प्रेरित किया कि जब वे जलचंद्र तारा पहुंचेंगे तो वह निश्चित रूप से एक उच्च श्रेणी की तारा शटल में बदल जाएगा, क्योंकि वह भविष्य में तारामंडल के माध्यम से शटल करने में बहुत समय बिताएगा। एक अच्छा तारा शटल उसे बहुत समय बचाएगा। शेंतु जलचंद्र तारा के आसपास के इलाके से बहुत परिचित था और उसके मार्गदर्शन के तहत टीम के समूह ने रास्ते भर कई खतरों से बचाव किया। इस दिन एक विशाल बहुरंगीन सितारे अचानक तीनों के सामने दिखाई दिए। ये सितारे एक समृद्ध जीवन शक्ति को विकसित करते थे और विश्व ऊर्जा को ओवरफ्लो करते थे। अपने तारा शटल के शीर्ष पर खड़े होकर त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने तुरंत समझा कि यह हैंगलुओ वाणिज्य मंडल का मुख्य महाद्वीप जलचंद्र तारा था जिसका उल्लेख शेंतु ने किया था। पूरे सितारे को बादलों की एक परत में ढका हुआ था और इस सितारे के क्षेत्र से कोई इस सितारे के महाद्वीपीय प्लेटों और महासागरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वहां भी कई घनी भरी हुई इमारतें थीं जो अलग अलग स्थितियों में खड़ी थीं और इन इमारतों के अंदर कई छोटे काले बिंदु घूम रहे थे। ये जीवित प्राणी थे। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा कांप गई क्योंकि उसने महसूस किया कि ये केवल अब था कि उसने सफलतापूर्वक इस सितारे के वास्तविक क्षेत्र पर कदम रखा था। तुम जुबान कोटी को छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने इस तारामंडल की गहराइयों को घूमने और खोजने में बिताया था, लेकिन उसने वास्तव में इस सितारे के क्षेत्र के कई आश्चर्यों को नहीं देखा था। न ही वह एक खेती तारा पर आया था जहां जीवित प्राणी इकट्ठा होते थे।
जलचंद्र तारा उसका पहला स्टॉप था। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा उत्साहित था। उधर शेंतू ने बाईं ओर इशारा किया, चलो वहां चलते हैं, मेरा महल उस दिशा में है। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके निर्देशों का पालन किया और जिस दिशा में वे जा रहे थे उसे बदल दिया। थोड़ी देर बाद 3 का समूह घने बादलों से गुजरा और जलचंद्र तारा पर उतरा। एक मजबूत आकर्षक बल सितारे से आया और तारा शटल को नीचे की ओर खींचा, लेकिन यह आकर्षक बल बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती आसानी से इसका विरोध करने के लिए अपनी ताकत को घुमाने में सक्षम था। बादलों से गुजरने के बाद दुनिया अचानक खुल गई और जलचंद्र तारा पर सब कुछ तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में अंकित हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती एक ग्रामीण की तरह था जो अभी अभी शहर में दाखिल हुआ था, चारों ओर देख रहा था, अतुलनीय रूप से ताज़ा महसूस कर रहा था। उसका जिज्ञासु रूप देखकर बिया और शेंतू ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और खिलखिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती एक निम्न स्तरीय दुनिया से आया था, लेकिन उसने शायद पहले कभी ऐसी चीज का अनुभव नहीं किया था। आकाश में ऊपर नीली रोशनी की एक श्रृंखला उड़ रही थी क्योंकि अभ्यासी के तारा शटल अपने रास्ते पर जल्दी कर रहे थे। तुंगजुआन कोटि के विपरीत, जहां केवल त्रिपाठी जीवप्ती के पास एक तारा शटल कलाकृति थी, जलचंद्र तारा पर इस तरह का दृश्य सामान्य था। शेंतू ने आगे बढ़ने का इशारा किया, त्रिपाठी जीवप्ती को उतरने की अनुमति नहीं दी। रास्ते भर वे कई ऊंचे और राजसी शहरों से गुजरे। उन शहरों के भीतर सभी प्रकार के जीवित प्राणी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने राक्षस दौड़, मानव रूप में राक्षस दौड़, महान राक्षस देवता की यादों से सींग दौड़ और कई अन्य दौड़ देखी जिनका वह नाम नहीं ले सकता था। वे सभी एक साथ रहते थे और दौड़ की कोई अवधारणा नहीं रखते थे। एक एकल शक्ति कुछ खेती सितारों का प्रबंधन कैसे कर सकती है? वे उन सभी का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती उलझन में था। जब वह 9 स्वर पवित्र भूमि का पवित्र मालिक था तो वह अविश्वसनीय रूप से व्यस्त था। अकेले 9 स्वर पवित्र भूमि ने उसका बहुत समय और ऊर्जा ली, इसलिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि अगर पूरा तुंगजुआन कोटि उसके नियंत्रण में होता तो किस तरह का दृश्य होता। त्रिपाठी जीवप्ती जलचंद्र तारा पर पहुंच गया है, जो हैंगलुओ वाणिज्य मंडल का मुख्य महाद्वीप है, और उसकी विशालता को देखकर हैरान है। एपिसोड नंबर 1033। त्रिपाठी जीवप्ती कल्पना नहीं कर सकता था कि एक महान शक्ति के मुखिया ने एक साथ कई खेती सितारों का प्रबंधन कैसे किया। सबसे अधिक संभावना है कि उनके पास खेती करने का समय भी नहीं होगा, बस सभी प्रकार के मामलों से निपटने से ही उनका कार्यक्रम भर जाएगा। एक बार में एक परत का प्रबंधन। शेंतू मुस्कुराया। शीर्ष प्रबंधन मध्यम प्रबंधन है, मध्यम प्रबंधन निचला प्रबंधन है, प्रत्येक परत अगली के लिए जिम्मेदार है, प्रबंधन की पर्याप्तता क्यों नहीं होगी? एक नेता को सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। इस स्पष्टीकरण के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक महसूस हुआ कि उसने एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा था और तुरंत शांत हो गया। वह ऐसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे लगता था कि यह कुछ हद तक अकल्पनीय है। हालांकि लोग उच्च स्थानों पर चलते थे और पानी निचले स्थानों पर बहता था। जब तक यह एक जीवित प्राणी था, एक भी ऐसा नहीं था जिसने दर्दनाक ढंग से ऊपर चढ़ाई न की हो। पशु झुंडों में पशु राजा होते थे और साम्राज्यों में सम्राट होते थे। वे शिखर पर खड़े थे, अद्वितीय दृश्य का आनंद ले रहे थे और अपनी दौड़ और साम्राज्य पर शासन करने की क्षमता रखते थे। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी। 1 घंटे के बाद भवनों का एक समूह ज्यादा दूर आगे दिखाई दिया, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा था। शेंतू ने त्रिपाठी जीवप्ती को वहां उतरने का निर्देश दिया। इन भवनों के आकार अजीब थे, ये सभी त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ मीनारों की तरह थे जबकि अन्य गगनचुंबी इमारतों की तरह थे जो हजारों मीटर ऊंचे खड़े थे। हम यहाँ हैं। इस जगह को केंद्र के रूप में लेते हुए आसपास के 3000 किलोमीटर मेरा क्षेत्र है। शेंतू अपने तारा शटल से कूद गया, अपनी बाहें फैलाईं और हवा में अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से सांस ली। उसके चेहरे पर एक खुश भाव था। त्रिपाठी जीवप्ती और बिया ने भी अपने तारा शटल को दूर रख दिया और उसके पीछे उतर गए, चारों ओर देखते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना को जारी किया और जल्दी से खोज की कि यहाँ सैकड़ों अभ्यासी इकट्ठा थे। इन अभ्यासी की खेती बहुत अलग थी, उनमें से कुछ बहुत उच्च नहीं थे, केवल अमर आरोहण सीमा या उत्कृष्ट कोटि तक पहुंचते थे, कुछ तो जीवन शक्ति सीमा तक भी पहुंचते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी ऑरा काफी शक्तिशाली थी, युए शांति या लुगुई चंद से कमजोर नहीं थी। ये सभी संत कोटि मास्टर थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझा कि हालांकि तारामंडल के भीतर कई विशेषज्ञ थे, ये विशेषज्ञ कदम दर कदम बढ़े थे। उनमें से प्रत्येक ने प्रारंभिक तत्व चरण, शक्ति परिवर्तन चरण, अलगाव और पुनर्मिलन चरण, जीवन शक्ति चरण, अमर द्वार चरण का अनुभव किया था। उसने कदम दर कदम खेती की, हथकड़ियों और बंधनों की परतों पर परतों को तोड़कर एक शक्तिशाली खेती आधार प्राप्त किया जिस पर उसे गर्व था। हालांकि एक अभ्यासी जो एक खेती तारा की हथकड़ियों से मुक्त हो सकता था और तारामंडल में गहराई तक जा सकता था, वह कम से कम संत कोटि में था। इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने तारामंडल में जो लोग देखे वे कमजोर नहीं थे। संत कोटि से नीचे का एक अभ्यासी एक तारा शटल की सुरक्षा के साथ भी तारामंडल के सामने अपने शरीर को उजागर करने की हिम्मत नहीं करेगा। निर्दयी तारामंडल उन सभी को मार डालेगा। उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टारशिप के अंदर छिपाना पड़ा।
ऐसा लगता था कि तीनों के आगमन ने यहाँ अभ्यासी को चौंका दिया था और काले कपड़ों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक चमक उठा। शेंतु को देखने के बाद वह मुस्कुराने और पुकारने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा स्वामी शेंतु, तुम वापस आ गए। मैं वापस आ गया हूँ। शेंतु ने उसे धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या मेरे दूर रहने के दौरान यहाँ कुछ हुआ? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अध्यक्ष एओ 6 महीने पहले तुम्हें ढूंढने आए थे क्योंकि युवा स्वामी अचानक गायब हो गए थे। वह थोड़ी देर के लिए क्रोधित थे। शेंतु थोड़ा पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी गर्दन को सिकोड़ा। पिताजी मुझे ढूंढने आए थे। क्या उन्होंने कहा कि वे क्या चाहते थे? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल युवा स्वामी के वापस आने और जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहा। शेंतु का भाव कड़वा हो गया क्योंकि उसने बुदबुदाया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इस बार मैं मर गया, मुझे निश्चित रूप से कुछ शारीरिक दर्द होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, त्रिपाठी जीवक्ति ने ध्यान से उनके भावों का अवलोकन किया और अनुमान लगाया कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और अंदर छिपे हुए अन्य मास्टर सभी हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के अधीनस्थ थे जिन्हें शेंतु की रक्षा के लिए भेजा गया था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी जानबूझकर या अनजाने में त्रिपाठी जीवक्ति और बिया की ओर देख रहा था। जब उसने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा तो उसने ज्यादा भावना नहीं दिखाई, लेकिन जब उसने बिया को देखा तो स्पष्ट घृणा थी। वह एक नज़र में बता सकता था। लगता था कि बिया एक ढीली महिला थी और सोचा कि शेंतु उसके द्वारा बहकाया गया था। युवा स्वामी, ये दो लोग हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने त्रिपाठी जीवक्ति और बिया की ओर देखा और पूछा, ओह, इस भाई का नाम त्रिपाठी जीवक्ति है। शेंतु ने त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी ओर खींचा और स्नेहपूर्वक अपनी बाँह उसके कंधे पर रखी, गंभीरता से उसका परिचय कराते हुए, यह एक जीवन और मृत्यु का भाई है जिसे मैंने इस यात्रा पर बनाया है। हम अंकल त्रिपाठी जीवक्ति, उसके साथ मेरे लाभार्थी के रूप में व्यवहार करो। युवा स्वामी का लाभार्थी त्रिपाठी जीवक्ति नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक गंभीर भाव पहना और ज्यादा नहीं पूछा, अपने हाथों को जोड़ते हुए और त्रिपाठी जीवक्ति को झुकते हुए, बहुत धन्यवाद छोटे भाई, मेरे युवा स्वामी की देखभाल करने के लिए जब वह दूर था। युवा स्वामी स्वाभाविक रूप से जिद्दी है और छोटे भाई के लिए बहुत परेशानी पैदा की है। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई उसे माफ कर सकता है। वरिष्ठ बहुत विनम्र है। भाई शेंतु और मैं बस एक दूसरे की मदद कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने विनम्रता से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। एक संतुष्ट रूप गारन की आंखों में चमक गया। यह महिला, शेंतु ने बिया की ओर इशारा किया, वह मूल रूप से बैंगनी तारा से थी, लेकिन अब वह हमारे वाणिज्य मंडल में शामिल होना चाहती है। अंकल गारन, कृपया उसके लिए एक नौकरी की व्यवस्था करें। बैंगनी तारा के लोग, त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला, उसकी ताकत थोड़ी कम है। जब तक मैं थोड़ी देर के लिए एकांत में प्रवेश कर सकती हूँ, मैं आधे महीने के भीतर संत राजा कोटी में ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। बिया ने चिंता से कहा, जैसे कि वह रहने के लिए एक जगह ढूंढने का इंतजार नहीं कर सकती थी। आधे महीने में संत राजा कोटी में ब्रेक थ्रू। गारन की मोटी भौहें उठी। अगर वास्तव में एक संत राजा है तो वाणिज्य मंडल उन्हें स्वीकार कर सकता है। तुम फिलहाल यहाँ एकांत में प्रवेश कर सकती हो। ऐसा कहते हुए उसने धीरे से अपने हाथों को ताली बजाई और तुरंत पास में खड़े अंगरक्षकों में से एक आया। इस लड़की को गुप्त कमरे में ले जाओ और उसे कुछ संत क्रिस्टल और गोलियां प्रदान करो, त्रिपाठी जीवक्ति ने आदेश दिया। हाँ, बहुत धन्यवाद युवा स्वामी शेंतु, बहुत धन्यवाद मास्टर गारन। बिया का सुंदर चेहरा खुशी से भर गया क्योंकि उसने शेंतु को झुकाव किया इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखने के लिए मुड़ी और कहा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। बिया को दूर ले जाने के बाद शेंतु ने उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति का महल में स्वागत किया। त्रिपाठी जीवक्ति नामक मध्यम आयु वर्ग का अभ्यासी करीब से पीछे चला गया। रास्ते भर अंगरक्षकों और दासियों से वे मिले। सभी ने झुकाव किया और सम्मानपूर्वक अपना अभिवादन कहा। भाई, मैं पहले स्नान करने और कपड़े बदलने जा रहा हूँ, तुम्हें भी खुद को ठीक करना चाहिए, हम बाद में बात कर सकते हैं। महल में प्रवेश करने के बाद शेंतु ने अनौपचारिक रूप से कहा, यहाँ खुद को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में व्यवहार मत करो। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। शेंतु ने सार्थक रूप से खिलखिलाकर हंसा, पहुंचकर अपने बगल में दो युवा लड़कियों को गले लगाया, अंदर चलते हुए शरारती ढंग से मुस्कुराया। युवा स्वामी, इस तरफ कृपया। एक और दासी आगे बढ़ी। उसकी सुंदर आंखें चमकदार थीं और उसकी आकृति मनमोहक थी। त्रिपाठी जीवक्ति के लिए रास्ता दिखाते हुए मुस्कुराए। उसके पीछे चलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति महल के माध्यम से आगे पीछे शटल किया। हालांकि शेंतु ने अध्यक्ष ओ का अवैध बेटा होने का दावा किया और इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया, यहाँ लोगों की संख्या और उसके कब्जे वाले क्षेत्र के आकार को देखते हुए अध्यक्ष ओ के दिल में शेंतु की स्थिति कम नहीं थी। अन्यथा उसे अंगरक्षकों के रूप में कई संत राजा कोटि अभ्यासी प्रदान नहीं किए जाते, न ही उसे 3000 किलोमीटर का एक क्षेत्र प्रदान किया जाता। त्रिपाठी जीवक्ति अन्य लोगों के मामलों के बारे में पूछताछ करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने बस दासी का पालन किया और पूरे रास्ते एक विशाल कमरे तक पहुंचा। इस कमरे के अंदर एक बड़ा बिस्तर था जो गुलाबी पर्दों में ढका हुआ था, जो एक गर्म ऑरा निकालता था। फूलों की खुशबू कमरे में भर गई और कमरे के केंद्र में सफेद जैद से तराशा हुआ एक विशाल स्नानघर था।
ये स्नानघर गर्म पानी से भरा हुआ था जो भाप से गर्म था और कोहरे से भरा हुआ था। स्नानघर रंगीन फूलों की पंखुड़ियों से भरा हुआ था और इसके बगल में आकर्षक कपड़े पहने हुए कई सुंदर महिलाएं थीं। जब त्रिपाठी जीवक्ति अंदर चला गया तो इन महिलाओं ने उसकी ओर मुस्कुराया और विनम्रता से झुकाव किया। कोहरा जो उन्हें घेरे हुए था उन्हें एक तरह की धुंधली सुंदरता दी। इस कोहरे के कारण जाली गीली हो गई और उनकी आकर्षक आकृतियों से चिपक गई, जिससे वे और भी अधिक आकर्षक दिखाई दी, जिससे किसी का खून खौल उठा। त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गया। इस तरह के दृश्य का इंतजार होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी सांस अचानक भारी हो गई क्योंकि उसकी आंखें इन युवा लड़कियों के शरीरों पर घूम गईं। उनमें से कोई भी बहुत बुरा नहीं लगता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक जीवन से भरा हुआ था। उनकी बर्फ सफेद त्वचा एक आकर्षक गुलाबी चमक के साथ चमक रही थी। उनके रूप उत्कृष्ट थे और उनके स्वभाव सभी अलग अलग थे। उनमें से प्रत्येक में एक आकर्षक मुस्कान और मोहक आकृति थी जो किसी भी पुरुष को नशे में धुत कर सकती थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति की नजर उन पर घूम गई, उनमें से कुछ ने साहपूर्वक जवाब दिया, उनमें से कुछ शर्मीले ढंग से शर्मा रहे थे, उनमें से कुछ अपने सुंदर निचले शरीरों और छाती को ढकने की कोशिश कर रहे थे, स्पष्ट रूप से उससे मिलना चाहते थे लेकिन शर्मीले भी महसूस कर रहे थे। ये शेंतु आदमी का जीवन वास्तव में इतना कामुक है। त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप शाप देने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा स्वामी, क्या तुम्हें इस सेवक को अपने कपड़े बदलने में मदद करने की जरूरत है? दासी जिसने उसे अंदर लाया था, उसने एक नशीली मुस्कान के साथ पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति को जगह पर स्थिर खड़े देखकर धीरे से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी नजर वापस ली, सिर हिलाया और पूछा, क्या ये तुम्हारे युवा स्वामी द्वारा व्यवस्थित किया गया था? यह इस सेवक ने व्यवस्थित किया था, दासी ने जवाब दिया, लेकिन यह युवा स्वामी का इरादा भी बहुत पहले से था। तुम एक सम्मानित मेहमान हो जिसे वह वापस लाया है, इसलिए ये सेवक तुम्हें उच्चतम मानकों के साथ प्राप्त करेगी। तुम इस विशेषाधिकार का आनंद लेने वाले दूसरे मेहमान हो। ओह, पहले एक था। हाँ, दासी ने सिर हिलाया, लेकिन तुम आश्वस्त रह सकते हो, ये बहनें सभी शुद्ध सफेद जेड है और पहले कभी दूषित नहीं हुई हैं। वे सभी युवा स्वामी शेंतु के सम्मानित मेहमानों की सेवा करने के लिए बहुत खुश हैं। वे इतने खुश क्यों हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने आश्चर्य में पूछा। क्योंकि वे युवा स्वामी शेंतु की ऋणी हैं। वे सभी स्वेच्छा से यहाँ दासी के रूप में सेवा करने आए थे। किसी ने उन्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। इससे पहले कि इस सेवक ने ये व्यवस्थाएं की, उसने उनसे भी उनकी राय पूछी थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक बार फिर से इन युवा लड़कियों की आंखों से मिला और पाया कि उनमें वास्तव में ज्यादा अनिच्छा नहीं थी, इसलिए उसे पता था कि दासी जिसने उसे यहाँ लाया था सच कह रही थी। क्या युवा स्वामी संतुष्ट नहीं है? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो ये सेवक कुछ और लोगों को बुला सकती है ताकि युवा स्वामी निश्चित रूप से एक उपयुक्त ढूंढ सके। जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। तो तुम? त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि मुस्कुराया। भूल जाओ शेंतु के अच्छे इरादे, इनकार करना मेरे लिए अशिष्ट होगा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने शांति से अपने कपड़े उतारे और स्नानघर में कूद गया। पूल के चारों ओर खड़ी महिलाओं ने सभी ने मुस्कुराया और पानी में भी कूद गई। जलपरी की तरह कृपापूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति के किनारे तैर गई, सक्रिय रूप से अपने आकर्षक शरीरों को त्रिपाठी जीवक्ति की त्वचा के खिलाफ झुकाते हुए, अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए ध्यानपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति की सेवा कर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति शेंतु के मेहमान के रूप में आराम कर रहा है। एपिसोड नंबर 1034। स्नानघर में लड़कियां सभी अनुभवहीन महिलाएं थीं। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में पहले प्रशिक्षित किया गया था, यह उनकी पहली बार था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे थोड़ी भोंडी और अनभ्यस्त होंगी। हालांकि ये त्रिपाठी जीवक्ति के लिए एकदम सही था। पूल की दीवार के खिलाफ झुककर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लड़कियों को अपने शरीर के हर हिस्से को साफ करने की अनुमति दी। दासी जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को अंदर लाया था, वह एक फूलों की टोकरी लेकर चल रही थी। उसके जैद सफेद हाथ पंखुड़ियों को उठाकर पानी में बिखेर रहे थे। धीरे से अपना मुंह खोलकर कह रही थी, यह एक आत्मा पोषक फूल है। इसकी खुशबू किसी की आत्मा को पोषित कर सकती है। इसका उपयोग स्नान करने के लिए करने से किसी का शरीर भी मजबूत हो सकता है। यह उस संबंध में एक पुरुष की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। जैसे ही उसने बात की, उसके गाल लाल होने लगे, जैसे कि वे खून बहने वाले थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनौपचारिक रूप से उसका हाथ पकड़ा और उसे स्नानघर में खींच लिया। जैसे ही वह चिल्लाई, पानी ने उसके कपड़ों को भिगो दिया, जिससे वह सीधी हो गई और अपने गालों से पानी के दागों को पोंछ दिया। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक कुछ शर्मिंदा नजर घुमाते हुए उसके गीले कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपक गए। उसके जैद शिखर की जोड़ी लंबी और सीधी थी। वे अन्य लड़कियों की तुलना में कहीं अधिक सुडौल थी। उसका पूरा शरीर एक परिपक्व और भरपूर आकर्षण निकालता था। तुम भी एक कुंवारी नहीं हो, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। दासी का चेहरा और भी लाल हो गया क्योंकि उसने शर्मीले ढंग से सिर हिलाया। ये सेवक अब एक कुंवारी नहीं है, इसलिए ये सेवक तुम्हारे जैसे एक सम्मानित मेहमान की सेवा करने के लिए योग्य नहीं है। क्या मैं योग्य हूँ या नहीं, यह मुझ पर निर्भर करता है। उसकी सुंदर आंखें चमक उठी और उसने पानी में डूबने और गायब होने से पहले सक्रिय रूप से अपने कपड़े हटा दिए। जल्द ही त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अजीब भाव दिखाया। मुख्य हॉल के अंदर हवा के यंत्रों की आवाज भर गई क्योंकि कई सुंदर लड़कियों ने गायन और नृत्य किया। उनके आंदोलन अत्यधिक सुंदर थे।
एक लंबी मेज पर कई दुर्लभ सामग्री और उत्तम मदिराएं थी। शेंतु और त्रिपाठी जीवक्ति एक दूसरे के बगल में बैठे थे, पीते हुए और खुद का आनंद लेते हुए। महल की दासियों द्वारा लगातार अधिक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति मुश्किल से पहचान सकता था कि ये चीजें क्या थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने असाधारण ऊर्जा उतार चढ़ाव निकाला। इन खाद्य पदार्थों को खाने से न केवल उसका पेट भरता था, बल्कि उसकी अभ्यासी की ताकत भी बढ़ती थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने विनम्र व्यवहार नहीं किया, न ही उसने संयमित व्यवहार किया, एक स्वाभाविक तरीके से खाया और पिया। पाल हरीश भाव नामक मध्यम आयु वर्ग का अभ्यासी ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। शेंतु को त्रिपाठी जीवक्ति को इस तरह से प्राप्त करते हुए देखकर, उसे और त्रिपाठी जीवक्ति को खुशी से पीते हुए और बातचीत करते हुए देखकर पाल हरीश भाव को अचानक महसूस हुआ कि इस युवा व्यक्ति, जो केवल एक दूसरे चरण का संत था, कि शेंतु के दिल में एक बहुत उच्च स्थिति थी। पाल हरीश भाव को पहले ही आश्चर्य होने लगा था कि इस युवा व्यक्ति में इतना उत्कृष्ट क्या था कि शेंतु ने उसे इतनी गंभीरता से व्यवहार किया। दासी जिसने पहले त्रिपाठी जीवक्ति की सेवा की थी, आगे बढ़ी, झुक गई और शेंतु के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए इससे पहले कि वह शर्म से लाल चेहरे के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखकर पीछे हट गई। शेंतु हंसने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि अभी क्या हुआ था और इसके बजाय त्रिपाठी जीवक्ति के करीब चला गया और पूछा, भाई त्रिपाठी, तुम अब से कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई योजना है? त्रिपाठी जीवक्ति की कोई योजना नहीं थी, न ही कोई गंतव्य था। शेंतु जानता था कि वह अभी तारामंडल में आया था और संभवतः उसके मन में कोई गंतव्य नहीं था, अकेले कहाँ जाना चाहिए। इसलिए वह त्रिपाठी जीवक्ति को भर्ती करने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। जलचंद्र तारा तारामंडल में पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का पहला स्टॉप था और उसका त्रिपाठी जीवक्ति के साथ एक अच्छा रिश्ता था, इसलिए शेंतु को विश्वास था कि जब तक वह उसे ठीक से समझाएगा, त्रिपाठी जीवक्ति हेंगलुओ वाणिज्य मंडल और उसके महल में रहेगा। घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव करने के बाद शेंतु ने त्रिपाठी जीवक्ति की क्षमता और योग्यता की खोज की और जानता था कि जब तक ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त समय दिया जाता है, वह एक भयानक सीमा तक बढ़ सकता है। अगर तुमने अभी तक फैसला नहीं किया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में तुम फिलहाल अपने भाई के साथ यहाँ रह सकते हो। जब तुम पूरा कर लो तो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। शेंतु ने उसे रहने के लिए सीधे नहीं पूछा, इस तरह की चीज अभी भी त्रिपाठी जीवक्ति के अपने इरादों पर निर्भर करती थी। वह त्रिपाठी जीवक्ति के साथ उसी तरह व्यवहार नहीं कर सकता था जैसे वह अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करता था। अच्छा, जब मैं फैसला कर लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखें नीचे लड़कियों के समूह की ओर जाती रहीं, उनकी सुंदर मुद्राओं की सराहना करते हुए। 2 घंटे बाद अपने दिल की सामग्री में खाने और पीने के बाद शेंतु आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया, जबकि त्रिपाठी जीवक्ति एक दासी के मार्गदर्शन के तहत कमरों में से एक में लाया गया। कमरा काफी बड़ा था और एक 3000 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर स्थित था। त्रिपाठी जीवक्ति खिड़की तक चला गया और पारदर्शी खिड़की से बाहर देखा, नीचे हजारों घरों की रोशनी को देखते हुए, लोगों की भीड़ को देखते हुए, अचानक अकेलेपन की एक भावना महसूस करते हुए। यहाँ तक कि जब वह कई साल पहले केंद्रीय राजधानी से तुंगजुआन-कोटी आया था तो उसने ऐसा महसूस नहीं किया था। वह इसलिए था क्योंकि केंद्रीय राजधानी और तुंगजुआन-कोटी एक ही सितारे पर थे। लेकिन अब वह तारामंडल के विशाल क्षेत्र में कहीं था। तुंगजुआन-कोटी का स्थान अज्ञात था और वह ये भी नहीं जानता था कि यह इस जगह से कितना दूर था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अकेलेपन की एक भावना महसूस की। उसका दिल विचारों और चिंताओं से उभर रहा था। अचानक उसका भाव बदल गया और उसकी आंखें आश्चर्य के साथ चमक उठी। उसकी आकृति झिलमिलाहट करती थी क्योंकि वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी चेतना को अपने ज्ञान सागर में डुबोते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आत्मा अवतार को बुलाया। फिर अपने ज्ञान सागर के ऊपर विशाल तारा को देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने तुंगजुआन-कोटी के स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हुए इस तारा के माध्यम से शटल करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। ये तारा चार्ट अत्यंत जटिल था, जो तुंगजुआन-कोटी के पूरे क्षेत्र के सभी बड़े और छोटे सितारों को दर्शाता था, और यह स्थिर नहीं था। ये कुछ अज्ञात बल के प्रभाव में लगातार बदल रहा था, लगातार सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजर रहा था। ये परिवर्तन तुंगजुआन-कोटी के क्षेत्र में होने वाले वास्तविक परिवर्तन थे। इसने तुंगजुआन-कोटी के पूरे क्षेत्र की स्थिति को प्रक्षेपित किया। अगर यह पर्याप्त रूप से विस्तृत था तो इसे तुंगजुआन-कोटी के अस्तित्व को दिखाना चाहिए, त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद से सोचा। जैसे ही उसकी दिव्य चेतना सितारों के माध्यम से उछल गई, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने ज्ञान का पालन किया और तुंगजुआन-कोटी की दिशा की गणना की। 1 घंटे के बाद त्रिपाठी जीवक्ति थका हुआ दिखने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके ज्ञान सागर में ताकत लगभग समाप्त हो गई थी। उसके पास रुकने और अपनी ऊर्जा को भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कार्रवाई को बार बार दोहराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति तुंगजुआन-कोटी को ढूंढने में असमर्थ था, लेकिन उसने तुंगजुआन-कोटी के क्षेत्र में सितारों की व्यवस्था और कुछ खतरे वाले क्षेत्रों के अस्तित्व की कुछ समझ हासिल की थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने पाया कि उसने अभी भी इस तारा चार्ट के रहस्यों को कम आंका था। उसके लिए एक बड़े क्षेत्र का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इस तारा चार्ट की सीमा अंतहीन लगती थी।
त्रिपाठी जीवप्ती ने तुंगजुवान कोटी के पूरे क्षेत्र के केवल एक छोटी सी क्षेत्र की खोज में एक पूरी रात बिताई थी। तुंगजुवान कोटी के पूरे क्षेत्र की तुलना में इतना छोटा क्षेत्र उल्लेखनीय भी नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। अगर वह पर्याप्त मजबूत होता तो उसके अन्वेषण की गति बहुत तेज और आसान हो जाती। जैसे ही आकाश चमका, त्रिपाठी जीवप्ती निराश दिखा और तारा चार्ट का अध्ययन और अन्वेषण करना छोड़ दिया। उसने तुंगजुवान कोटी के सटीक स्थान की खोज करने से पहले बड़ा होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई और त्रिपाठी जीवप्ती ने अनौपचारिक रूप से जवाब दिया। दरवाजा धक्का दिया गया और परिचित दासी दरवाजे में खड़ी थी। कृपापूर्वक झुककर मुस्कान के साथ कहने से पहले, युवा स्वामी त्रिपाठी, युवा स्वामी शेंतु ने मुझे तुम्हें सूचित करने के लिए कहा है कि उन्हें अध्यक्ष ने बुलाया है और हो सकता है कि कुछ दिनों तक वापस न आए। उन्होंने तुम्हें यहाँ आराम करने और उनके लौटने तक इंतजार करने के लिए कहा है, इससे पहले कि हम कुछ और चर्चा कर सकें। समझा? त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। दासी ने जाने की जल्दी नहीं की। उसके लाल होंठ थोड़ा कांप रहे थे क्योंकि उसने शर्मीले ढंग से पूछा, क्या युवा स्वामी त्रिपाठी की कोई अन्य अनुरोध है? वह कुछ इशारा कर रही थी लगती थी। अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर मुस्कुराया। दासी थोड़ी शर्मा गई इससे पहले कि धीरे से सिर हिलाया, जाने से पहले अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। उसके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने बिस्तर पर बैठ गया और माथे पर बल डाला। शेंतु के यहाँ न होने के कारण वह थोड़ी देर के लिए नहीं जानता था कि क्या करना है। खोए हुए होने की यह भावना उसे बहुत नाखुश करती थी। एक गोली को अपने मुंह में फेंकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती सोचते हुए ठीक होने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे अचानक याद आया कि उसे अभी क्या करने की जरूरत थी, एक नए तारा शटल में बदलना। उसका तारा शटल कुछ ऐसा था जिसे उसने प्राचीन राक्षस वंश के नेता लीरोन के साथ बहुत पहले तारामंडल में खोजा था। तुंगजुवान कोटी पर उसके तारा शटल का एक पूर्ण फायदा था, लेकिन इस जगह पर उसका तारा शटल पीछे छूट गया था। यहाँ तक कि बिया का तारा शटल भी उससे बेहतर था। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ कीमती अयस्कों को भी खरीदने की जरूरत थी। गुईजू ने कहा था कि उसके राक्षस रहस्य ग्रंथ में 2 पिचकाले गोल पत्थरों को ठीक से पोषण करने की जरूरत थी, क्योंकि एक दिन वे उसे एक सुखद आश्चर्य लाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती को इन 2 पिचकाले गोल पत्थरों को पोषण करने के लिए जिसकी जरूरत थी वह अयस्कों का सार था। जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को पछतावा महसूस कराया वह ये था कि गुईजू के जाने से पहले वह उनसे पूछना भूल गया था कि वे पिचकाले गोल पत्थर क्या थे। अंत में गुईजू के साथ उसका रिश्ता आसान हो गया था, इसलिए अगर उसने पूछा होता तो गुईजू ने उसके सवालों का जवाब दिया होता। लेकिन उस समय वह तारा सम्राट टोकन से इतना हैरान हो गया था कि वह इस सब के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। इस सब पर विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। पूरे रास्ते निचली मंजिल तक चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती शेंतु के महल को छोड़ने वाला था जब पाल हरीश भाव नामक मध्यम आयु वर्ग का अभ्यासी अचानक दिखाई दिया और मुस्कान के साथ पूछा, क्या छोटा भाई बाहर जाना चाहता है? हाँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। कुछ खरीदना? पाल हरीश भाव अचानक मुस्कुराया। छोटा भाई यहाँ नया है और इस जगह से परिचित नहीं हो सकता है। अगर तुम एक पल इंतजार करते हो तो मैं किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए बुलाता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती खुशी से मुस्कुराया। तो मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। उसका प्रस्ताव ठीक वही था जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद थी। छोटा भाई बहुत विनम्र है। युवा स्वामी शेंतु के जाने से पहले उन्होंने हमें तुम्हारी सभी अनुरोधों को संतुष्ट करने का आदेश दिया था। मैं तुम्हारे जैसे एक सम्मानित मेहमान को लापरवाह करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहते हुए उसने एक कंपास जैसा कलाकृति निकाला और उसमें अपनी दिव्य चेतना को डाला। थोड़ी देर के बाद उसने कंपास जैसा कलाकृति वापस ले लिया और त्रिपाठी जीवप्ती को मुस्कुराया। कृपया एक पल इंतजार करें, कोई एक पल में आएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके साथ इंतजार किया। ज्यादा देर नहीं हुई, एक व्यक्ति दूर से उड़कर आया और त्रिपाठी जीवप्ती और पाल हरीश भाव के सामने रुक गया। अपनी भौं उठाकर पूछा, क्या मामला है? वह हट्टा कट्टा था और एक जंगली स्वभाव था। एक भयंकर जानवर की तरह एक धड़कने वाला ऑरा निकालता था। उसके गाल मोटी बालों से ढके हुए थे जिससे वह एक पागल शेर जैसा दिखता था। राक्षस दौड़? त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत समझा और उसके शरीर से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव से इस व्यक्ति की दौड़ का अनुमान लगाया। वह निश्चित रूप से राक्षस दौड़ का एक सदस्य था क्योंकि उसके शरीर में राक्षसी शक्ति का अस्तित्व था। त्रिपाठी जीवप्ती को अब हैंगलुओ वाणिज्य मंडल के एक राक्षस दौड़ के सदस्य से परिचय कराया गया है जो उसकी खरीदारी में मदद करेगा। एपिसोड नंबर 1035। शेंतु के महल के बाहर पाल हरीश भाव ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया और कहा, युवा स्वामी त्रिपाठी कुछ चीजें खरीदने जाना चाहते हैं। तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। युवा स्वामी शेंतु के मेहमान। राक्षस दौड़ के मास्टर ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखने के लिए मुड़ा और धीरे से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं। उसने जाहिर तौर पर त्रिपाठी जीवप्ती के अस्तित्व के बारे में भी सुना था। आखिरकार शेंतु शायद ही कभी लोगों को अपने महल में मेहमानों के रूप में लाता था, लेकिन जिन्हें वह वापस लाता था वे सभी उच्च मूल्यवान थे। कृपया मेरे साथ आए, उसने त्रिपाठी जीवप्ती को इशारा किया। बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराया।
इस राक्षस दौड़ के मास्टर के पीछे चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि वह कुछ हद तक शांत था और ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था लगता था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास सक्रिय रूप से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दोस्त का नाम क्या है? ये राक्षस दौड़ का मास्टर निश्चित रूप से एक संत राजा कोटि का मास्टर था, क्योंकि जब त्रिपाठी जीवप्ती का सामना उससे हुआ तो उसने हमेशा एक अकथनीय दबाव महसूस किया। केवल एक संत राजा कोटि का मास्टर ही त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा दबाव दे सकता था। हालांकि चूंकि वह शेंतु के अधीनस्थों में से एक था, त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा उसे एक दोस्त कहना अत्यधिक नहीं था। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, तुम बस मुझे हिम शिष्य कह सकते हो। हिम शिष्य? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौं उठाए। तुम राक्षस दौड़ की किस शाखा से संबंधित हो? रक्त आंखों वाला अयाल मास्टर, हिम शिष्य ने अनौपचारिक रूप से समझाया। केवल अब त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि उसकी आंखों का रंग वास्तव में कुछ अलग था। वे एक हल्का लाल थे, लेकिन ये केवल उसकी सामान्य स्थिति में उसकी आंखों का रंग था। एक बार जब उसने वास्तव में लड़ना शुरू कर दिया तो उसकी आंखें संभवतः गहरे लाल हो जाएंगी। उस समय वो हिंसक और निर्दयी हो जाएगा, जिससे उसकी लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। तुम एक मानव हो, तो मुझे तुमसे राक्षसी शक्ति क्यों महसूस हो रही है? हिमशिष्य ने माथे पर बल डाला, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। और तुम्हारी वंशावली बहुत शुद्ध लगती है, यहाँ तक कि मुझसे भी अधिक महान। वह एक राक्षस सम्राट की औरत है। क्या तुम्हारे पास अतीत में कोई भाग्यशाली मुठभेड़ थी जो राक्षस दौड़ से संबंधित है? हाँ, थोड़ा सा। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराया। उसके शरीर पर सुनहरे ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स के पैटर्न में राक्षस वंश की औरा के निशान थे, इसलिए उसके लिए इसे महसूस करना सामान्य था। सुनहरा ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स दोनों राक्षस वंश के सम्राट थे। ये ताराकोटि के क्षेत्र में भी सच था। गहरी लाल आंख ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जीवप्ती की राक्षस शक्ति ने उसे उसके करीब महसूस कराया और उसका भाव और भी अधिक मिलनसार हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई, वे दोनों एक शहर में पहुंच गए जहां आकाश के पार नीली धारियां चमक रही थीं, क्योंकि कई अभ्यासी अपने तारा शटल पर आगे बढ़ रहे थे। हिमशिष्य ने परिचित रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को आगे बढ़ाया। चलते हुए पूछा, तुम क्या खरीदना चाहते हो? एक अच्छा तारा शटल और कुछ दुर्लभ अयस्क। त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया। यह पाना मुश्किल नहीं है। गहरा लाल आंख ने एक पल के लिए सोचा। क्या तुम इसे यहाँ खरीदना चाहते हो या कहीं और? क्या अंतर है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। ये शहर जल चंद्र तारा पर बहुत समृद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ चीजों की श्रेणी बहुत उच्च नहीं है। अगर तुम एक तारा शटल चाहते हो तो मैं तुम्हें एक संत राजा कोटि उच्च श्रेणी लेने का सुझाव देता हूँ। तुम मुश्किल से इस श्रेणी के एक तारा शटल की गति को प्रदर्शित कर सकते हो और तुम्हें लंबे समय तक इसे बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो एक संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तब हमें एक और शहर जाना होगा, यहाँ से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर। ये थोड़ा दूर है। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। 30,000 किलोमीटर? भले ही उसने एक तारा शटल का उपयोग किया हो, यात्रा करने में कुछ समय लगेगा। गहरी लाल आंख ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ये बहुत दूर नहीं है, हम वहां तुरंत पहुंच सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती उलझन में था, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और पूरे शहर में गहरे लाल आंख का पालन करता रहा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक भवन के सामने पहुंच गए, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर दाखिल होते, त्रिपाठी जीवप्ती ने अंदर से आने वाले एक अजीब उतार चढ़ाव को देखा। इसे ध्यान से महसूस करते हुए उसने तुरंत समझा कि यह उतार चढ़ाव क्या था। ये वास्तव में शून्य बल है। त्रिपाठी जीवप्ती समझ नहीं सका कि शून्य बल यहाँ क्यों दिखाई देगा। भवन के बाहर कई हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के अंगरक्षक पहरेदारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गहरे लाल आंख को आते देखा तो उन सभी ने उसे सलाम किया। वे उसे शेंतु के अंगरक्षक के रूप में पहचानते थे लगता था। गहरे लाल आंख सीधे भवन में चला गया। कई दरवाजों से गुजरने के बाद शून्य बल के उतार चढ़ाव मजबूत और मजबूत हो गए। भवन के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपनी आंखों को संकीर्ण करने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने पुकारा, एक अंतरिक्ष श्रृंखला। उसके सामने एक बड़ी आत्मा श्रृंखला थी। इस आत्मा श्रृंखला का लेआउट लगभग उसी के समान था जिसे गुइजू ने तैरते महाद्वीप पर स्थापित किया था। एकमात्र अंतर यह था कि कई सूक्ष्म अंतर थे। गुइजू की अंतरिक्ष श्रृंखला व्यवस्था बहुत कुशल नहीं थी और कई जगहें थी जहां ये सही नहीं थी। उसके सामने अंतरिक्ष श्रृंखला दूसरी ओर थोड़ी सी भी गलती के बिना अत्यंत सख्त थी। इस आत्मा श्रृंखला के केंद्र में एक दर्पण जैसी संरचना थी जो अंतरिक्ष आत्मा क्रिस्टल की एक मोटी परत से ढकी हुई थी। इस दर्पण के आधार में कई खांचे थे जो स्पष्ट रूप से सन क्रिस्टल रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। क्या इस चीज का उपयोग किया जा सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में गहरे लाल आंख की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से हम इस अंतरिक्ष श्रृंखला का उपयोग एक अधिक समृद्ध शहर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। क्या यह नहीं कहा गया था कि यह चीज खो गई थी? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें एक अजीब रोशनी चमकाती थीं। ये वास्तव में खो गया है। हालांकि कई खेती सितारों पर अंतरिक्ष श्रृंखलाओं के अवशेष हैं। कोई नहीं जानता कि इन अंतरिक्ष श्रृंखलाओं को किसने या कब स्थापित किया था। हर कोई केवल अब उनका उपयोग कर सकता है। हम उनके पीछे के रहस्यों को समझ नहीं सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ रहस्यों को समझने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं।
उसकी व्याख्या सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत समझा कि यह अंतरिक्ष श्रृंखला बहुत पहले का एक अवशेष होना चाहिए। इस तरह की चीज के साथ खेती तारा से आगे और पीछे यात्रा करना आसान नहीं होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने पुकारा। वह जानता था कि खेती सितारे कितनी दूर थे और एक एकल गोल यात्रा में एक अभ्यासी को बहुत समय लगेगा, लेकिन एक अंतरिक्ष श्रृंखला के साथ ये एक अलग कहानी होगी। गहरे लाल आंख ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह असंभव है। सभी अंतरिक्ष श्रृंखलाएं केवल एक अधिकतम 1,00,000 किलोमीटर का परिवहन कर सकती हैं। प्रत्येक खेती तारा की अंतरिक्ष श्रृंखला का उपयोग केवल अपने सितारे पर किया जा सकता है और अन्य खेती सितारों से जुड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा कहते हुए उसने अपने अंतरिक्ष वलय से कुछ उच्च गुणवत्ता वाले संत क्रिस्टल निकाले और उन्हें दर्पण के आधार पर खांचों में ध्यान से रखा। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया, कृपया मेरे साथ आएं। त्रिपाठी जीवक्ति चलकर आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। गहरे लाल आंख ने अपनी ताकत को घुमाया और अंतरिक्ष श्रृंखला ने तुरंत चलना शुरू कर दिया। उनके सामने दर्पण एक झील की सतह जितना शांत हो गया लगता था। आधार में एम्बेडेड संत क्रिस्टल से ऊर्जा तेजी से सूख जाती थी। एक पल बाद दर्पण टूट गया, एक पिचकारा छेद प्रकट करते हुए। चलो चलते हैं, गहरे लाल आंख ने चिल्लाया और नेतृत्व लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने संकोच नहीं किया और करीब से उसके पीछे चला गया। अंतरिक्ष को फाड़ने और एक अंतरिक्ष श्रृंखला के माध्यम से टेलीपोर्ट करने के विपरीत त्रिपाठी जीवक्ति ने दर्पण के माध्यम से दौड़ते हुए और एक अलग जगह पर पहुंचते हुए कुछ भी महसूस नहीं किया। पीछे देखते हुए यहाँ भी एक अंतरिक्ष श्रृंखला थी, लेकिन यह निश्चित रूप से पहले वाला नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने समझा कि इन दो जगहों में अंतरिक्ष श्रृंखलाओं में कुछ विशेष संबंध थे और अस्थायी रूप से दो जगहों के बीच एक स्थिर शून्य गलियारा खोला, जिससे कोई भी तुरंत हजारों किलोमीटर टेलीपोर्ट कर सकता था। ये अंतरिक्ष श्रृंखलाएं सभी हेंग लुओ वाणिज्य मंडल की संपत्ति थी। गहरे लाल आंख ने मुस्कुराया और कहा, हालांकि अंतरिक्ष श्रृंखलाएं सुविधाजनक है, कोई भी अभ्यासी उनका उपयोग अक्सर नहीं करेगा। वह क्यों है? अंतरिक्ष का मार्ग बहुत रहस्यमय है। अगर कोई दो जगहों के बीच आगे और पीछे शटल करने के लिए बहुत बार अंतरिक्ष श्रृंखलाओं का उपयोग करता है, तो ये कुछ अनावश्यक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर कोई अंतरिक्ष के मार्ग में कुशल नहीं है, तो वे केवल कुछ महीनों में एक बार उनका उपयोग करेंगे। अधिकांश समय हम यात्रा करने के लिए तारा शटल का उपयोग करेंगे। समझा? त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, तो हमें बाद में वापस उड़ना होगा, है ना? हाँ, गहरे लाल आंख ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। वहाँ के महामास्टर जलचंद्र तारा पर सबसे अच्छी तारा शटल परिष्कृत करते हैं। तुम्हें एक तारा शटल मिलना चाहिए जो तुम्हारे अनुकूल हो। त्रिपाठी जीवक्ति अचानक इसकी प्रतीक्षा करने लगा। ये शहर वास्तव में पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध था। सड़कों पर कई प्रकार की दुकानें थीं और अनगिनत अभ्यासी थे। वे सभी अलग अलग शक्तियों से संबंधित थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने यहाँ तलवार संघ और बैंगनी तारा से एक अभ्यासी को देखा, साथ ही कई अन्य अभ्यासी अज्ञात शक्तियों से थे। क्योंकि यह हेंग लुओ वाणिज्य मंडल का ग्रह तारा था, ये पूरे तारामंडल में सबसे अधिक बार व्यापार किया जाने वाला स्थान था। तारामंडल में फैली प्रमुख शक्तियां इस जगह की रक्षा के लिए लोगों को भेजेंगी। अगर उन्हें किसी भी सामग्री की जरूरत होती तो वे हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के साथ बातचीत करते और हेंग लुओ वाणिज्य मंडल उन्हें पहुंचाता था। आपूर्ति से भरा एक स्टारशिप शहर के एक निश्चित हिस्से से रवाना हुआ, तारामंडल की ओर उड़ता था और धीरे धीरे गायब हो गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने पूरी तरह से तारामंडल को जीत लिया था और इस जगह की समृद्धि को देखकर वह थोड़ा उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। गहरे लाल आंख के पीछे चलते हुए वे दोनों जल्द ही एक बहुमंजिला दुकान पर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, किसी ने तुरंत उनका स्वागत किया, अपने हाथों को जोड़ा और मुस्कुराया। मास्टर गहरा लाल आंख, मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था जब से काफी समय हो गया है। क्या इस बार युवा स्वामी शेन तू को कुछ चाहिए? गहरे लाल आंख ने सिर हिलाया। ये युवा स्वामी का मेहमान है जो एक तारा शटल चाहता है, कृपया हमें तीसरी मंजिल पर ले जाएं। उस आदमी ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा, इससे पहले कि तुरंत सिर हिलाया और झुकाव किया, इस तरह कृपया। त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और पाया कि इस दुकान में बेची गई सभी चीजें तारा शटल थीं और कुछ नहीं था। परिष्कृत तारा शटल काउंटर पर प्रदर्शित किए गए थे और कई अभ्यासी आसपास घूम रहे थे, दुकान के कर्मचारियों के साथ मोलभाव कर रहे थे। समय समय पर कोई संतुष्ट होकर चला जाता था। ये भी हमारे वाणिज्य मंडल के व्यवसायों में से एक है। संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल जो तुम चाहते हो, तीसरी मंजिल पर बेचे जाते हैं। पहली और दूसरी मंजिल पर गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। गहरे लाल आंख ने रास्ता दिखाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को समझाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। उसने ये भी देखा कि पहली मंजिल पर तारा शटल केवल आत्मा कोटि के थे और अभ्यासी की ताकत जो उन्हें खरीदने आए थे बहुत उच्च नहीं थी। उनमें से अधिकांश उत्कृष्ट थे जबकि कुछ संत थे। आत्मा कोटि तारा शटल, चाहे वह गति या ऊर्जा के मामले में हो, सूची में सबसे नीचे थे। ऐसे तारा शटल सितारों की हथकड़ियों को छोड़कर तारामंडल के क्षेत्र में दाखिल भी नहीं कर सकते थे। वे तारामंडल के क्षेत्र की विश्व ऊर्जा का भी सामना नहीं कर सकते थे। दुकान सहायक को उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति और गहरे लाल आंख को ऊपरी मंजिल पर ले जाते हुए देखकर सभी ने एक आश्चर्यचकित नजर डाली, सोचते हुए कि कौन सा मास्टर आया था।
दूसरी मंजिल संत कोटि तारा शटल से भरी हुई थी और इन तारा शटल से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से पहली मंजिल पर उनसे अधिक मजबूत थे। वास्तव में ये तारा शटल त्रिपाठी जीवक्ति के पास जो थे उनसे कहीं अधिक उत्कृष्ट थे। स्पष्ट रूप से ये तारा शटल उनसे कहीं अधिक बेहतर थे जो त्रिपाठी जीवक्ति के पास थे। कई मार्शल कलाकार इस मंजिल पर चीजें खरीद रहे थे। दुकान सहायक इतने व्यस्त थे कि उनके पास फालतू समय भी नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति और हिमशिष्य अब तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल बेचे जाते हैं। एपिसोड नंबर 1036। तीनों के समूह ने दूसरी मंजिल पर नहीं रुके। ये तब तक नहीं था जब तक वे तीसरी मंजिल पर नहीं पहुंच गए कि दुकान सहायक रुका और मुस्कुराया। माननीय मेहमान, कृपया स्वतंत्र महसूस करें कि तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो चुने, बस मुझे बता दें। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और तीसरी मंजिल पर काउंटरों के आसपास घूमना शुरू कर दिया। ये परिष्कृत तारा शटल लंबाई और आकार में भिन्न थे और यहाँ तक कि उनके आकार भी अब समान नहीं थे। ऐसा लगता था कि अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ की कलाकृति शोधकों ने जानबूझकर तारा शटल को अलग अलग आकारों में परिष्कृत किया था, लेकिन इसने इन तारा शटल की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं किया। तीसरी मंजिल पर तारा शटल खरीदने आए अभ्यासी की ताकत स्पष्ट रूप से अलग थी। काउंटरों के आसपास घूमने वाले अभ्यासी सभी संत और संत राजा थे। उनमें से प्रत्येक के पास एक निश्चित स्तर की स्थिति और ताकत थी। हालांकि वे कितने भी मजबूत हों, वे सभी बहुत आज्ञाकारी थे। हैंग लुओ वाणिज्य मंडल की किसी भी दुकान में किसी ने भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह वाणिज्य मंडल का ग्रह तारा उसकी नींव थी। वाणिज्य मंडल किसी को भी अपने व्यवसाय को बाधित करने की अनुमति नहीं देगा। त्रिपाठी जीवक्ति संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल की तलाश में घूमता रहा। दुकान सहायक को एक बाहर निकालने के लिए कहता था जिससे वह संतुष्ट था ताकि वह इसे आजमा सके। हिमशिष्य उसके पीछे चला गया, लेकिन उसे एक उपयुक्त ढूंढे बिना लंबे समय तक देखकर उसने कहने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर तुम इंतजार करने को तैयार हो तो तुम यहाँ की कलाकृति शोधकों को अपने लिए एक बनाने के लिए कह सकते हो। इसमें कितना समय लगेगा? त्रिपाठी जीवक्ति मुड़ा और पूछा। युवा स्वामी शेंतु के संबंध के साथ भी इसमें कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला और सिर हिलाया। भूल जाओ, इतनी परेशानी से गुजरने की जरूरत नहीं है। किसी भी मामले में जब मेरी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो इस चीज को बदलना होगा। फिलहाल मुझे बस इससे काम चलाना होगा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें अचानक काउंटर पर एक चिकनी मछली जैसी तारा शटल की ओर मुड़ गईं और दुकान सहायक से कहा, उसे मेरे लिए बाहर निकालो ताकि मैं देख सकूं। दुकान सहायक ने सिर हिलाया और इसे बाहर निकाल लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तारा शटल को पकड़ा और अपनी संत शक्ति को घुमाने की कोशिश की। उसकी आंखें तेजी से चमक उठी। त्रिपाठी जीवक्ति की संत शक्ति इस तारा शटल के माध्यम से आबादित बहती थी, पिछले वालों की तुलना में कहीं बेहतर थी जिनका उसने परीक्षण किया था। क्योंकि एक तारा शटल को परिष्कृत करते समय एक कलाकृति शोधक द्वारा जोड़ी गई सामग्री अलग हो सकती है और आत्मा श्रृंखलाएं जो वे अंकित कर सकते हैं वे भी अलग हो सकती हैं। प्रत्येक तारा शटल की अपनी अद्वितीय विशेषताएं थीं। क्या ये एक अभ्यासी की शक्ति के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकता है या नहीं, यह उसकी व्यवहारिकता का एक संकेतक था। त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ में वस्तु निश्चित रूप से उसके शरीर में शक्ति के लिए बहुत उपयुक्त थी। देखना जारी रखने का इरादा नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बस यही वाला। इसकी कितनी कीमत है? ये सुनकर दुकान सहायक ने रक्त आंख की ओर देखा। हिमशिष्य ने कहा, चलो सामान्य कीमत के साथ चलते हैं। हाँ, दुकान सहायक ने सिर हिलाया और कहा, सामान्य तौर पर एक संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल 10,000 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल के लायक है, लेकिन कीमत थोड़ी अलग होती है। ग्राहक के हाथ में जो है वह तीसरी मंजिल पर सबसे अच्छा है, जिसका मूल्य 12,000 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल है। 12,000 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला। अचानक महसूस किया कि वह यहाँ संत क्रिस्टल के मूल्य को पूरी तरह से नहीं समझता है। वह नहीं जानता था कि ये 12,000 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल किस तरह की संपत्ति थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें रक्त आंख की ओर मोड़ दी। रक्त आंख ने मुस्कुराया और दुकान सहायक से कहा, बिल्कुल युवा स्वामी शेंतु के सिर पर डाल दो। तुम किसी और दिन महल में जाकर युवा स्वामी से भुगतान मांग सकते हो। हाँ, जरूरत नहीं है, मेरे पास हाथ में पर्याप्त संत क्रिस्टल हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा, मैं खुद भुगतान करूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ में वास्तव में बहुत सारे संत क्रिस्टल थे। ये संत क्रिस्टल मूल रूप से बैंगनी तारा और तलवार संघ से अभ्यासी से संबंधित थे जिसे उसने तैरते महाद्वीप पर लूटा था। उनमें एक काफी मात्रा थी, इस तारा शटल के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इस तरह वह शेंतु का एहसान नहीं चाहता था। दुकान सहायक अजीब ढंग से रक्त आंख की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। रक्त आंख की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस धीरे से सिर हिलाया। दुकान सहायक ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया, तो कृपया मेरे साथ आएं। पहली मंजिल तक उसका पालन करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने राक्षस रहस्य ग्रंथ से संत क्रिस्टल निकालना जारी रखा। लंबे समय के बाद उसने बिल को संसाधित करना पूरा कर लिया और दुकान सहायक ने सम्मानपूर्वक उसे और रक्त आंख को दरवाजे तक पहुंचाया। दुकान के बाहर रक्त आंख ने दुर्लभ अयस्कों को खरीदने के लिए त्रिपाठी जीवक्ति को कई अन्य दुकानों तक पहुंचाया।
जलचंद्र तारा पर कोई भी कुछ भी चाहता था वह खरीदा जा सकता था, जब तक किसी के पास पर्याप्त पैसे थे। यहाँ तक कि स्टारशिप जैसे सुपर बड़े कलाकृतियां भी खरीदी जा सकती थी। हैंगलुओ वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए स्टारशिप जलचंद्र तारा के पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छे और सबसे तेज थे, इसलिए कई महान शक्तियां उन्हें जलचंद्र तारा से ऑर्डर करने को तैयार थीं। त्रिपाठी जीवक्ति को फिलहाल ऐसी चीजों में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि वह एक स्टारशिप की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि सन क्रिस्टल कितने मूल्यवान थे, नहीं उसके पास कीमत की कोई अवधारणा थी, इसलिए उसने बस रक्त आंख के पीछे चलना शुरू कर दिया और अयस्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने जो अयस्क चुने वे सभी संत राजा कोटि के थे। उसके हाथ में सभी सन क्रिस्टल खर्च करते हुए जब तक कि उसके पास केवल कुछ 100 टुकड़े ही नहीं बचे थे। राक्षस रहस्य ग्रंथ के अंदर 2 पिचकाले गोल पत्थरों के बगल में दुर्लभ अयस्कों का एक बड़ा ढेर रखा गया था, जिससे उन्हें इन अयस्कों का सार अवशोषित करने की अनुमति मिलती थी। ऐसा लगता है कि चून की त्रिपाठी जीवक्ति ने शेनतू को एक मेहमान के रूप में अपनी स्थिति के कारण उस पर पैसे खर्च करने के लिए मजबूर नहीं किया। रक्त आंख का उसकी ओर देखना और भी अधिक मिलनसार हो गया, यह महसूस करते हुए कि यह युवा व्यक्ति बहुत सिद्धांतवादी था और युवा स्वामी शेनतू के रूप में अपनी स्थिति के कारण उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा था। अपनी खरीद पूरी करने के बाद रक्त आंख ने मेजबान के रूप में काम किया और त्रिपाठी जीवक्ति को शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में एक पे के लिए आमंत्रित किया। यह अगले दिन तक नहीं था कि वे दोनों वापस लौटने के लिए रवाना हुए। रक्त आंख की गति अत्यंत तेज थी और उसके तारा शटल की श्रेणी भी कम नहीं थी। लगभग 2 घंटे बाद वे दोनों शेनतू के महल में लौट आए और रक्त आंख ने मुड़ने और जाने से पहले खुद को माफ किया। त्रिपाठी जीवक्ति अकेले महल में चला गया। पाल हरीश भाव दरवाजे पर खड़ा था और जब उसने त्रिपाठी जीवक्ति को वापस लौटते देखा तो उसने मुस्कुराया और पूछा, क्या छोटा भाई वह खरीदने में कामयाब रहा जो तुम चाहते थे? हाँ, जलचंद्र तारा के शहर माल और सामग्री से समृद्ध हैं। उन्होंने निराश नहीं किया। पाल हरीश भाव हंसा। जलचंद्र तारा के पूरे क्षेत्र में अगर कोई ऐसी चीज है जिसे तुम जलचंद्र तारा पर नहीं खरीद सकते तो तुम इसे कहीं और नहीं खरीद पाओगे। पाल हरीश भाव के शब्द गर्व से भरे हुए थे। क्या शेनतू अभी वापस आया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। अभी नहीं, पाल हरीश भाव ने सिर हिलाया। छोटे भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अध्यक्ष थोड़ा सख्त है, वह युवा स्वामी शेनतू के लिए बहुत अच्छा है। इस बार उसने उसे बुलाया शायद बस उसे थोड़ा डांटने के लिए। युवा स्वामी के जाने से पहले उन्होंने छोटे भाई से कहा कि चिंता न करें और फिलहाल यहाँ रहें। अगर कुछ भी है जिसकी तुम्हें जरूरत है तो तुम हमें तुम्हारे लिए करने के लिए कह सकते हो। समझा? मैं थोड़ी देर के लिए एकांत में जा रहा हूँ। फिलहाल किसी को भी मुझे परेशान न करने दे। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा। पाल हरीश भाव ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति अपने निवास पर लौटा, दरवाजा बंद कर दिया और 12,000 उच्च श्रेणी संत क्रिस्टल के लायक तारा शटल बाहर निकाला। इसे अपनी हथेली में पकड़कर उसने अपनी संत शक्ति को घुमाना शुरू कर दिया और इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। किसी भी कलाकृति को अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक अभ्यासी द्वारा परिष्कृत किया जाना था। जब त्रिपाठी जीवक्ति तुंग जुबान कोटि पर था तो उसे अपने तारा शटल को परिष्कृत करने में कुछ महीने लगे, लेकिन उस समय उसकी ताकत उच्च नहीं थी और उसके तारा शटल की श्रेणी संत कोटि उच्च श्रेणी थी, इसलिए उसे इतना समय लगा था। लेकिन अब यह अलग था। इस नए तारा शटल को त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा ध्यान से चुना गया था और उसकी अपनी संत शक्ति विशेषता के साथ बहुत संगत था। उस सब के ऊपर त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही दूसरे चरण संत कोटि तक पहुंच चुका था, इसलिए उसे इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी ताकत को धक्का दिया, तारा शटल काली राक्षसी ज्वाला की एक परत के साथ जलना शुरू कर दिया। ये राक्षसी ज्वाला एक ही समय में गर्म और ठंडी थी, 2 पूरी तरह से विपरीत लेकिन अजीब तरह से सह अस्तित्व वाली विशेषताओं को निकालती थी। ज्वालाएं जंगली ढंग से झिलमिलाहट करती थी, एक भयानक औरत देती थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत महसूस किया कि इस तारा शटल ने उसके साथ एक बेहोश संबंध बना लिया है। उसकी दिव्य चेतना ने तारा शटल को घुमाना शुरू कर दिया, उसकी आंतरिक संरचना और अंदर तारा के ब्रांड में झांकते हुए। समय के गुजरने को अस्थायी रूप से भूलकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सारा ध्यान इस तारा शटल को परिष्कृत करने पर केंद्रित किया। पूरी प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से सुचारू रही। तारा शटल को परिष्कृत करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर अपना आत्मा ब्रांड अंकित किया, अपनी खुद की जीवन औरत छोड़कर इसे अपने शरीर के साथ अधिक संगत बनाया। सब कुछ सुचारू रूप से चला। त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा तारा शटल को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद उसने अनुमान लगाया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में उसे 1 महीने से भी कम समय लगा होगा। त्रिपाठी जीवक्ति कुछ हद तक उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी खेती और ताकत में सुधार का सबसे शक्तिशाली सबूत था। अपने एकांत को छोड़ने के बजाय त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कमरे में रहना जारी रखा, अपनी संत शक्ति को तारा शटल को पोषित करने की अनुमति दी, जबकि उसने अपने ज्ञान सागर में तारा पर जासूसी की। समय बीत गया और सूरज और चांद उठ गए। त्रिपाठी जीवक्ति कुछ समय से यहाँ था और उसने अपना अधिकांश समय महल में एकांत में बिताया था। उस समय को छोड़कर जब वह हिम शिष्य के साथ कुछ खरीदने गया था, उसने अपने कमरे से एकल कदम बाहर नहीं निकाला था, न ही उसने किसी और के साथ बातचीत की थी। इतनी देर तक चुपचाप बैठने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति अचानक बाहर जाना और जलचंद्र तारा की पूरी तस्वीर देखना चाहता था।
वह देखना चाहता था कि यह समृद्ध तारा तुंगजुआन कोटी से कैसे अलग था, जबकि अपने नए तारा शटल से भी खुद को परिचित कराना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह अवलोकन के माध्यम से इस तारा के क्षेत्र की स्थिति की गहन समझ हासिल कर सके, ताकि वह जल्द से जल्द अपने लिए योजनाएं बना सके। त्रिपाठी जीवप्ती के पास अभी भी एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना कमरा छोड़ दिया। पाल हरीश भाव को बाहर ढूंढने और यह जानने के बाद कि शेंतु अभी वापस नहीं आया था, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना मन बना लिया। पाल हरीश भाव ने उसे नहीं रोका और बस उसे एक टोकन सौंप दिया। उसे बताया कि यह हेंगलुओ वाणिज्य मंडल का एक टोकन था, जो उसे कई जगहों पर कुछ विशेषाधिकारों का आनंद लेने और कई परेशानियों से बचने की अनुमति देगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने टोकन को राक्षस रहस्य ग्रंथ में रखा और अपने तारा शटल पर बाहर उड़ गया। उसके पास कोई विशिष्ट गंतव्य नहीं था और बस आगे उड़ गया। संत राजा कोटि उच्च श्रेणी तारा शटल वास्तव में दूसरों से अलग था, उससे कई गुना बेहतर था जो उसने अभी प्राप्त किया था। यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए भी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। वह पूरे रास्ते उड़ता रहा, यहाँ और वहाँ रुकता रहा। धीरे धीरे उसने जलचंद्र तारा की एक व्यापक समझ हासिल की। ये एक तारा था, लेकिन यह एक महाद्वीप भी था, तुंगजुआन कोटि से ज्यादा अलग नहीं था। पहाड़, नदियाँ, महाद्वीप, महासागर थे और विभिन्न प्रकार की दौड़ें एक साथ रह रही थीं। एकमात्र अंतर यह था कि तारामंडल में किसी भी खेती तारा में तुंगजुआन कोटि की तुलना में एक कहीं अधिक समृद्ध विश्व ऊर्जा भंडार था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के ग्रह तारा के रूप में ये और भी अधिक था। हालांकि यहाँ विश्व ऊर्जा तैरते महाद्वीप जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये तारामंडल में शीर्ष खेती सितारों में से एक थी। त्रिपाठी जीवप्ती अब जलचंद्र तारा का अन्वेषण कर रहा है और अपने नए तारा शटल का परीक्षण कर रहा है। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1037। ये ठीक विश्व ऊर्जा की कमी के कारण था कि संत कोटि टोंगशुआन क्षेत्र में कृषकों के लिए खेती का शिखर था। प्राचीन काल से केवल महान दानव भगवान ने ही इस बाधा को तोड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश का पता लगाने से पहले ही उनका पतन हो गया और उन्होंने केवल एक लोकप्रिय किंवदंती छोड़ी। खेती और सामग्री की कमी के कारण टोंगशुआन क्षेत्र के कृषक टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश का पता लगाने और टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश में एकीकृत होने के योग्य नहीं थे। वे केवल वहीं फंसे रह सकते थे और टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश के कई चमत्कारों को देखने में असमर्थ थे। हालांकि इसने टोंगशुआन क्षेत्र को गुलाम बनने के भाग्य से भी बचाया। टोंगशुआन क्षेत्र के एक कृषक की समग्र शक्ति उनके लिए टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश में एक स्थान पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यदि वे वास्तव में टोंगशुआन क्षेत्र के प्रदेश में एकीकृत होते तो वे केवल एक शक्तिशाली बल द्वारा गुलाम बना लिए जाते। त्रिपाठी जीवप्ती का मन शांत था, क्योंकि वह जलचंद्रमा ग्रह के आर पार उड़ रहा था, पहाड़ों, महासागरों, रेगिस्तानों को पार कर रहा था और एक ही पल में दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। उन्हें कई शहर और ऐसे स्थान मिले जहां जीवित प्राणी एकत्रित होते थे। ये शहर बड़े और छोटे थे, लेकिन वे सभी बहुत समृद्ध थे। केवल कुछ अत्यंत दूरस्थ स्थानों में ही इन शहरों में जीवित प्राणियों की संख्या कम होती थी। टोंगशुआन क्षेत्र की स्थिति के समान प्रत्येक शहर का एक नगर स्वामी होता था, और शहर कितना समृद्ध था इसके आधार पर इन नगर स्वामियों की खेती भी अलग अलग होती थी। कई नगर स्वामी संत राजा कोटि में थे और कुछ छोटी जगहों पर नगर स्वामी केवल संत कोटि में थे। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को एहसास कराया कि किसी भी महान बल में बहुत सारे मूल वापसी कोटि के स्वामी नहीं थे। वे प्रत्येक महान बल के मुख्य आधार थे। प्रत्येक स्थान में विश्व ऊर्जा भी बहुत अलग थी। कुछ स्थानों में समृद्ध विश्व ऊर्जा थी, जबकि अन्य में पतली विश्व ऊर्जा थी। ये सभी शहर हेंगलुओ वाणिज्य मंडल से संबंधित थे और उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर उन्होंने हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के लिए अपनी खुद की ताकत का योगदान दिया, थोड़ी थोड़ी करके धन इकट्ठा किया। रेत इकट्ठा होकर एक टॉवर बनाती थी, जो हेंगलुओ वाणिज्य मंडल का विशालकाय रूप बनाता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से चारों ओर देखा और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसने कोई परेशानी पैदा की। उन्होंने अफवाहों से बहुत सारी दिलचस्प बातें सुनी। उदाहरण के लिए अध्यक्ष एओ की कामुकता, वाणिज्य मंडल का आगामी प्रतिभा चयन और एओ के बेटे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी किसी को शेंतु के बारे में बात करते नहीं सुना। ऐसा लगा कि जलचंद्रमा ग्रह पर शेंतु की नाजायज बच्चे के रूप में पहचान सार्वजनिक नहीं की गई थी, इसलिए ये समझाना मुश्किल नहीं था कि लुगुई चेन को शेंतु के अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं पता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने जलचंद्रमा ग्रह की पूरी यात्रा करने में 1 से 2 महीने बिताए, इस खेती ग्रह और हेंगलुओ वाणिज्य मंडल की गहरी समझ हासिल की। इस दौरान उनका नया अधिग्रहित तारा शटल भी उनके साथ पूरी तरह से संगत हो गया था, जिससे वह इसे अपनी खुद की भुजा की तरह आदेश दे सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती के दिल की गहराई में उन्हें अब भी थोड़ी सी उम्मीद थी कि पाटिल सुमित्रा इस खेती ग्रह पर कहीं होंगी। यही वजह थी कि उन्होंने उड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पाटिल सुमित्रा स्पष्ट रूप से यहाँ नहीं थी। चूंकि वह और पाटिल सुमित्रा दिल से जुड़े हुए थे, इसलिए जब तक वे बहुत दूर नहीं थे, वे एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। हालांकि वह निराश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से पाटिल सुमित्रा को खोजने की उम्मीद नहीं की थी। लगभग 2 महीने बाद त्रिपाठी जीवप्ती लौट आए। इस बार वह कहीं भी नहीं रुके और सीधे शेंतु के महल की दिशा में उड़ गए। इस दिन जब वह एक पहाड़ की घाटी से गुजर रहे थे,
तो त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना ने अचानक वहां से बहुत सारे जीवन आभाओं का पता लगाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी दिशा बदल दी और उनके चारों ओर चक्कर लगाने की तैयारी की। इस दौरान त्रिपाठी जीवक्ति सावधानी से काम कर रहे थे क्योंकि वह दूसरों के साथ कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। हवा के बीच में त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से देखा और पाया कि पहाड़ की घाटी के समतल क्षेत्र में एक छोटा तारापोत लंगर डाले हुए था। इस तारापोत का दरवाजा खुला था और एक कृषक लगातार उसमें प्रवेश कर रहा था और बाहर निकल रहा था। तारापोत के बगल में बहुत सारी सामग्री ढेर थी। कृषक इन सामग्रियों को तारापोत में ले जा रहा था। अध्ययन की इस अवधि के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ सामान्य ज्ञान भी सीखा। उदाहरण के लिए कुछ सामग्रियां थीं जिन्हें अंतरिक्ष वलय में नहीं रखा जा सकता था। इन सामग्रियों में या तो अत्यंत कठोर भंडारण की आवश्यकताएं थीं, इसलिए एक बार जब वे अंतरिक्ष वलय में रखी जाती थीं तो वे सामग्री की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती थी, या वे इतनी बड़ी और भारी थी कि उन्हें अंतरिक्ष वलय में नहीं रखा जा सकता था। इस समय इन सामग्रियों को परिवहन के लिए एक तारापोत का उपयोग करना आवश्यक था। इसलिए तारापोत किसी भी महान बल में एक अपरिहार्य अस्तित्व थे। सामग्री को परिवहन के लिए तारापोतों का उपयोग करना तेज था, बड़ी संख्या में सामग्री ले जा सकता था और अपेक्षाकृत सुरक्षित था। पहाड़ की घाटी में लंगर डाले हुए तारापोत लगभग 300 मीटर लंबा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले जो देखा था उसका केवल आधा आकार था। यह शायद केवल एक संत राजा ग्रेड निम्न कोटि या मध्यम कोटि तारापोत था। तारापोत के बगल में एक ब्रोकेड वस्त्रों में एक युवा आदमी वहां खड़ा था, जो सज्जन और परिष्कृत लग रहा था क्योंकि वह अपने बगल के व्यक्ति के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था। इस युवा आदमी की उपस्थिति बहुत ही अनोखी थी। उसकी त्वचा नाजुक थी और उसका चेहरा एक महिला से भी अधिक मोहक था और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसके बगल में कई महिला कृषक गुप्त रूप से उस पर मोहित होकर घूर रही थी। उनकी प्रत्येक सुंदर आंखें प्यार से भरी हुई थी। ऐसा लगा कि जब तक ये युवा आदमी एक शब्द कहता, वे सभी उसे अपना शरीर और दिल पेश करने और उसे उनके साथ खेलने देने के लिए तैयार होंगी। त्रिपाठी जीवक्ति मदद नहीं कर सके लेकिन इस युवा आदमी पर नजर डाली। उसकी नजर ने तुरंत इस युवा आदमी को सतर्क कर दिया, जिससे उसने अपना सिर उठाया और कई हजार मीटर की दूरी पर त्रिपाठी जीवक्ति को घूरना शुरू कर दिया। तुरंत उसका सुंदर चेहरा डूब गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की स्थिति की ओर अपना हाथ हिलाया और कुछ शब्द फुसफुसाए। अगले ही पल कई तारा शटल चमके और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर उड़ गए। त्रिपाठी जीवक्ति मदद नहीं कर सके लेकिन मोहे चढ़ा ली, यह नहीं जानते हुए कि यह युवा आदमी उसे क्यों निशाना बना रहा था। धीमा हुए बिना त्रिपाठी जीवक्ति जल्दी से भाग गए। प्रकाश की धाराएं उनके पीछे करीब से पीछा कर रही थी, लगातार उनका पीछा कर रही थी। ये जगह बहुत दूरस्थ थी और त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना की सीमा के भीतर उन्हें एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। यहाँ तक कि यहाँ की विश्व ऊर्जा आभा भी अत्यंत पतली थी, जैसे कि यहाँ कोई बसा नहीं था। जल चंद्रमा ग्रह पर ऐसी कई जगहें थीं और यह उनमें से सिर्फ एक थी। कुल मिलाकर 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे और उनके द्वारा दी गई ऊर्जा के उतार चढ़ाव से देखते हुए उनमें से 2 तृतीय कोटि संत कृषक थे जबकि दूसरा एक संत राजा कोटि कृषक था। इस संत राजा की खेती बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति को उससे बहुत मजबूत दमनकारी आभा महसूस नहीं हुई, इसलिए वह शायद सिर्फ एक प्रथम कोटि संत राजा था। उनकी खेती को समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति शांत हो गए और न केवल वह भागना नहीं चाहते थे बल्कि वह ये देखने के लिए रुकना और उनसे लड़ना भी चाहते थे कि वह अब कितने मजबूत थे। चूंकि उन्होंने अपने शरीर में संत शक्ति को बदलना शुरू कर दिया था, त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी तक एक संत राजा कोटि कृषक के साथ लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह वास्तव में जानना चाहते थे कि क्या उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति एक संत राजा कोटि कृषक के बराबर थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति रुक गए और पीछे देखने के लिए मुड़े। त्रिपाठी जीवक्ति को रुकते हुए देखकर तीनों लोग बहुत खुश हुए और जल्दी से भाग कर आए। त्रिपाठी जीवक्ति को 3 तरफ से घेर लिया। वे सभी शत्रुता के साथ उसे घूर रहे थे। मित्रों, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमारा कोई द्वेष नहीं है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने उदासीनता से पूछा। स्वाभाविक रूप से हमारा कोई द्वेष नहीं है। संत राजा कोटि के स्वामी ने सिर हिलाया। लेकिन लड़के, तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तुम केवल अपने बुरे भाग्य को दोष दे सकते हो कि तुम इस समय इस जगह से गुजर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौं उठाए। अचानक समझ गए कि क्या हो रहा था। तारापोत को आपूर्ति का परिवहन शायद कोई अच्छी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इतनी दूरस्थ और दूर की जगह में ऐसा करना चुना था। उन्हें कैसे पता चला होगा कि उनके जैसा एक निष्क्रिय व्यक्ति अनजाने में यहाँ से गुजर जाएगा और सब कुछ देख लेगा। दूसरे पक्ष के व्यवहार और स्वर से अनुमान लगाते हुए ये स्पष्ट था कि इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता था। अगर तुम्हारे कोई अंतिम शब्द हैं तो बोलने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। अगर यह सुविधाजनक है तो मैं उन्हें तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगा। संत राजा कोटि के स्वामी ने त्रिपाठी जीवक्ति से बात करते हुए अपने चेहरे पर पूर्ण निश्चितता का भाव रखते हुए हल्के से कहा। जैसे ही उसने बात की, त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे खड़ा तृतीय कोटि संत कृषक अचानक कार्य करने लगा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा बह निकली क्योंकि एक विशाल पवन धार चुपचाप बनी और त्रिपाठी जीवक्ति की पीठ की ओर गोली मार दी। उसे आधा काटना चाहती थी।
पवनधार अत्यंत तेज थी और पलक झपकते ही ये त्रिपाठी जीवती के शरीर से केवल 3 इंच दूर थी। कृषक का चेहरा तिरस्कार से भर गया, जैसे कि वह पहले से ही त्रिपाठी जीवती के मारे जाने का दृश्य देख सकता था। अपनी तृतीय कोटि संत खेती के साथ उसके लिए एक द्वितीय कोटि संत पर अपने गुप्त हमले में विफल होना असंभव था। पवनधार युवा आदमी के शरीर के माध्यम से आसानी से कट गई और सीधे उसे छेद दिया। हालांकि अजीब तरह से कोई खून नहीं बहा और युवा आदमी की आकृति इसके बजाय पूरी तरह से गायब होने से पहले धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हमला करने वाले कृषक की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिल में खतरे की भावना बढ़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से पीछे हट गया। सावधान! संत राजा कोटि कृषक के मुंह से खतरे की एक चीख निकली। उसकी आंखें बाहर निकल आईं जैसे कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। जोर से अपने साथियों को चेतावनी दी। इस कृषक की प्रतिक्रिया अत्यंत तेज थी। आखिरकार जिसने भी तृतीय कोटि संत कोटि तक खेती की थी उसने अनगिनत जीवन या मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था, इसलिए उनकी अनुकूलन क्षमता काफी उत्कृष्ट थी। जिस क्षण उसने ये चेतावनी सुनी उसके पीछे हटती हुई आकृति मुड़ी और ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। तुरंत उसने अपने 2 साथियों के चेहरों पर आतंक के भाव देखे, जैसे कि उन्होंने अपनी जीभ को अपने पेट में निगल लिया हो। उसके सिर के ऊपर एक आतंकग्रस्त ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया, जो गर्म और ठंडा के बीच बदल रहा था, जिससे इसके खिलाफ बचाव करना असंभव हो गया। ऊपर देखते हुए कृषक ने अपनी ओर एक विशाल हथेली का वार देखा, एक ऐसा जो दुनिया को ढंक देता था और उसके सामने की रोशनी को अवरुद्ध करता था, जिससे उसके लिए इस हथेली के अलावा कुछ भी देखना असंभव हो गया जो उसकी चेतना को निगलने लगती थी। ये पिचकाले ज्वालाओं से जलती हुई एक हथेली थी। उसने अपने जीवन में ऐसी अजीब ऊर्जा कभी नहीं देखी थी। आकाश आच्छादन हस्त। वह भागना चाहता था लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था। विशाल हथेली ने उसके सभी भागने के रास्तों को सील कर दिया था। खून! एक दबी हुई धमाके के साथ कृषक को हथेली ने निगल लिया और एक हिंसक बल उसके शरीर से होकर गुजरा। एक दयनीय चीख के साथ कृषक एक उल्कापिंड की तरह गिर गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। उसके शरीर पर दानवी अग्नि के समूह जल रहे थे, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की वह इन ज्वालाओं को बुझाने में असमर्थ था। त्रिपाठी जीवती का हमला सफल रहा और उसने जल्दी से एक स्वर्ग दंडन भाला को संघनित किया। उस क्षण का फायदा उठाते हुए जब शेष 2 तृतीय कोटि संत कृषक अभी भी सदमे की स्थिति में थे, उसने इसे दूसरे तृतीय कोटि संत की ओर फेंक दिया। दूसरे पक्ष ने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी ताकत परिचालित की और एक ढाल जैसी कलाकृति को बाहर निकाला। ये कलाकृति निम्न ग्रेड की नहीं थी और यह संत ग्रेड उच्च कोटि ऊर्जा के उतार चढ़ाव को उत्सर्जित करती थी क्योंकि यह उसके सामने घूमती थी। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1038। इस कलाकृति ने इस तृतीय कोटि संत कृषक को कई बार घातक वारों से बचाया था, इसलिए वह इसे अपनी सबसे मजबूत रक्षा मानता था। अपनी ढाल को बुलाते हुए उसका दिल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन जैसे ही वह पलटवार करने वाला था एक कुरकुरी आवाज गूंजी। अविश्वास में नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसकी ढाल कलाकृति को एक दानवी अग्नि भाला द्वारा छेद दिया गया था, जिससे इसकी बहुत अधिक आध्यात्मिकता कम हो गई और इसकी रोशनी पल भर में मन पड़ गई। कृषक चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। शिव 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 3 स्वर्ग दंडन भाले त्रिपाठी जीवती की ओर उड़ते रहे, उसके ढाल कलाकृति को तोड़ते हुए जैसे ही भाले ने उसके शरीर को छेद दिया। एक तृतीय कोटि संत का शक्तिशाली शरीर कागज के एक टुकड़े जितना नाजुक था, जैसे कि ये केवल कागज का एक नाजुक टुकड़ा हो। कृषक की आंखों में जीवन शक्ति तेजी से फीकी पड़ गई और उनमें रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई क्योंकि वह सिर के बल जमीन पर गिर गया। पल भर में त्रिपाठी जीवती को घेरने वाले 3 कृषकों में से एक मर गया और एक घायल हो गया। मरे हुए आदमी के शरीर में कई खूनी छेद थे और जमीन पर गिरने से पहले ही उसका शरीर जल गया था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा जो उसके शरीर से बच निकली थी वह भी दानवी अग्नि से बच नहीं पाई। उसका विकृत आत्मा अवतार जलते सूरज के नीचे एक बर्फ के टुकड़े की तरह तेजी से गायब हो गया। घायल आदमी अभी भी जमीन पर कराह रहा था क्योंकि दानवी अग्नि ने उसे निगल लिया था, जिससे उसकी चीखें कमजोर और कमजोर हो गई जब तक कि उन्हें अब और नहीं सुना जा सका। केवल शेष प्रथम कोटि संत राजा कृषक ने अपनी आंखें सिकुड़ी क्योंकि वह एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवती को घूर रहा था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक युवा आदमी जो केवल एक द्वितीय कोटि संत था इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिना किसी कठिनाई के उससे ऊपर एक लघु कोटि के 2 कृषकों को मार रहा था। उसे सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं थी, जैसे कि उसने बस 2 चींटियों को कुचल दिया हो। इस क्षण इस युवा आदमी के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव दिखाई दिया, जैसे कि वह खुद भी थोड़ा हैरान था। एक हिंसक और रक्तपिपासु आभा चुपचाप उसके शरीर से उभरी, जिससे उसकी गति पल भर में एक नई ऊंचाई तक चढ़ गई। इस युवा आदमी की उदासीन आंखों को देखते हुए इस संत राजा कोटि कृषक का दिल कांप उठा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि वह बिल्कुल भी द्वितीय कोटि संत का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे स्वामी का सामना कर रहा था जिसकी ताकत उसकी अपनी से कहीं अधिक थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसके मन में पहले से ही पीछे हटने के विचार थे। वह निश्चित नहीं था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है या नहीं। गहन आसमानी तलवार! त्रिपाठी जीवती अचानक चिल्लाया क्योंकि एक दानवी अग्नि तलवार उसके हाथ में संघनित हुई। एक काली रोशनी के चमकने के साथ एक विशाल तलवार लहर अंतिम कृषक की ओर काट दी गई। दूसरे पक्ष को आखिरकार होश आया और उसने अपने गले से एक दबी हुई दहाड़ निकाली। अचानक उसके ज्ञान सागर से एक ऊर्जा उतार चढ़ाव फट पड़ा।
यह ऊर्जा उतार चढ़ाव काफी अजीब था। जैसे ही यह फैल गया, एक विशालकाय अचानक उसके भ्रूमध्य से बाहर निकल आया। ये 50 मीटर लंबा सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू था जो एक कठोर खोल में लिपटा हुआ था। यहाँ तक कि पूरे तारामंडल में भी ये एक क्रूर सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू था। जैसे ही सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू दिखाई दिया, इसने एक मोटी गहरे हरे रंग की विषैली गैस उत्सर्जित की, जिससे दर्जनों मील के दायरे में हवा प्रदूषित हो गई। उसके मजबूत और शक्तिशाली चोंगे ने नीचे जकड़ लिया, जिससे चटकने वाली आवाजें आई जो सोने को काट सकती थी और जैद को तोड़ सकती थी, जिससे लोग डर जाते थे। दानवी ज्वालाओं से जलती हुई तलवार की रोशनी सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू के कठोर खोल से टकराई, लेकिन इसे थोड़ा भी घायल करने में असमर्थ रही। इसने केवल कठोर खोल पर एक उथला निशान छोड़ा। जलती हुई दानवी ज्वालाएं गहरे हरे रंग की विषैली गैस द्वारा निगल ली गई और थोड़े समय में बुझ गईं। ये देखकर कि सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू अपनी दानवी अग्नि के जलने का विरोध करने में सक्षम था, संत राजा कोटि कृषक हंसा और चिल्लाया, छोटे लड़के, तुम्हारी हिम्मत छोटी नहीं है। वास्तव में जल चंद्रमा ग्रह पर वाणिज्य मंडल से किसी को मारने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी मौत आस्त है। तुम हेंगलुओ वाणिज्य मंडल से हो। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकोड़ गईं। पर्याप्त बकवास, अपना जीवन सौंप दो। इस आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती से बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना चाहा और बस अपनी उंगली उठाई, जिससे सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उड़ गया। सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू के चोंगे ने नीचे जकड़ लिया और बिच्छू की पूंछ से एक गहरे हरे रंग की रोशनी निकली, जिसमें किसी की आत्मा को नष्ट करने की शक्ति थी। ये सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू अत्यंत भयानक था और जो कोई भी इसके संपर्क में आता वह मर जाता। कृषक को सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इसका जहर न केवल किसी के मांस को नुकसान पहुंचा सकता था बल्कि किसी की आत्मा को भी प्रभावित कर सकता था। इसलिए आमतौर पर जिस जगह पर इस तरह का सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू दिखाई देता था, उसे कृषक द्वारा एक वर्जित क्षेत्र माना जाता था। केवल कुछ शक्तिशाली कृषकों के पास ही उन पर हमला करने का कोई विचार होता था। इस संत राजा कोटि कृषक ने स्पष्ट रूप से अतीत में एक सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू को मार दिया था और अपनी आत्मा को अपने लिए एक शक्तिशाली हथियार में परिष्कृत किया था। त्रिपाठी जीवप्ती के खिलाफ लड़ते हुए उसने इसके बारे में सोचे बिना ही इसे जारी कर दिया। ये सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू का आत्मा अवतार था, इसलिए इसमें सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू की सभी क्षमताएं थीं जब वह जीवित था। हालांकि इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था, इसकी मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत नुकसान का सामना कर सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती की गहन आसमानी तलवार कुछ भी हासिल करने में विफल रही। सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू को बिजली के बोल्ट की तरह उसकी ओर झपटते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का ज्ञान सागर शक्ति के साथ फट पड़ा, इसे एक जगह पर इकट्ठा किया और इसे सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू की ओर विस्फोट कर दिया। ये देखकर संत राजा कोटि कृषक हैरान नहीं हुआ लेकिन खुश हुआ। उसने न केवल उसे रोका नहीं बल्कि उसने रुचि के साथ भी देखा। उसके सामने का ये युवा आदमी स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू कितना शक्तिशाली था। ये देखकर कि सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू एक आत्मा अवतार था, वह इससे निपटने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू का जहर ऐसी चीज नहीं थी जिसका आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा विरोध किया जा सके। उसने पहले ही त्रिपाठी जीवप्ती के अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। जब अदृश्य बल टकराए तो सुनहरा बख्तरबंद जहरीला बिच्छू की विशाल आकृति अचानक रुक गई। इसने अपने चोंगे को हिंसक रूप से घुमाया जबकि इसकी तेज पूंछ हवा को मारती रही, एक सरसराहट की आवाज उत्सर्जित करती रही। इसकी पूंछ की नोक से हरी रोशनी निकली और त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना में छेद कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया क्योंकि उसे एक भ्रम था कि उसकी चेतना लकवाग्रस्त हो रही थी। वह तुरंत समझ गया कि यह सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। बिना किसी हिचकिचाहट के त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी प्रज्वलित ज्ञान सागर को पूरी तरह से जारी कर दिया। हवा अचानक गर्म हो गई और सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया, जिससे सभी की दृष्टि की रेखा बाधित हो गई। किनारे से देख रहे संत राजा कोटि कृषक ने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की आध्यात्मिक ऊर्जा की अजीबता महसूस की और जल्दी से सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू को वापस बुलाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू अचानक कांप गया और हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा, जैसे कि वह असहनीय यातना सह रहा हो। इसके सुनहरे खोल पर दरारें दिखाई दी और त्रिपाठी जीवप्ती का प्रज्वलित ज्ञान सागर इन दरारों के माध्यम से इसके शरीर में ड्रिल हो गया, जिससे यह अंदर से बाहर तक जल गया। सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू आग की लपटों में घिर गया और एक फ्लैश में सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू, जिसे गहन आसमानी तलवार भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी, वह जल गया। असंभव! संत राजा कोटि कृषक दहाड़ा क्योंकि वह उस जगह को घूर रहा था जहां सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू गायब हो गया था। उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था। यहाँ तक कि एक तृतीय कोटि संत राजा कोटि का स्वामी भी इतने कम समय में इस सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू को मारने में सक्षम नहीं होगा। केवल एक मूल वापसी कोटि का स्वामी ही इसे पूरा कर सकता था। वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल रंग की एक परत से ढकी हुई थी क्योंकि उसकी आभा हिंसक हो गई थी। सुनहरा बख्तरबंद बिच्छू एक कुरूप का इक्का था जिसे उसने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। हर बार जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो वह हमेशा सफल रहा था। उसने कई बार खतरे को सुरक्षा में बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था।
अकेले इसकी आत्मा की खेती में ही उसे बहुत प्रयास करना पड़ा था। अब जब उसके कई सालों की कड़ी मेहनत नष्ट हो गई थी तो वह पूरी तरह से गुस्से में था। वह इस युवा आदमी को मारना चाहता था जिसने उसके दिल में नफरत निकालने के प्रयासों को बर्बाद कर दिया था। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने धीमी आवाज में दहाड़ा क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को धकेल दिया। एक के बाद एक अजीब राक्षस पशु की आत्मा दिखाई दी और उसके चारों ओर तैरने लगी। त्रिपाठी जीवक्ति को घूरने लगी। संत राजा कोटि कृषक इन जानवरों के बीच में खड़ा था, जैसे कि वह जानवरों का राजा हो। एक ही विचार के साथ सभी राक्षस पशु आत्माएं त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़ पड़ी, जबकि वह उनके बीच छिपा रहा, उसे मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ची ची ची, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी प्रज्वलित ज्ञान सागर को धकेलना जारी रखा। उसकी झुलसाने वाली गर्म दिव्य चेतना इन पशु आत्माओं में पटक रही थी, जिससे वे एक एक करके भयंकर रूप से कराहने लगे क्योंकि वे जलाए जा रहे थे। जलती हुई पशु आत्माओं से ढका हुआ संत राजा कोटि का स्वामी तेजी से त्रिपाठी जीवक्ति के पास पहुंचा। एक अजीब और शक्तिशाली बल उसके शरीर से फैल रहा था। अचानक एक शक्तिशाली भंवर बना रहा था जिसने त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर को नीचे खींच लिया। उसने ताना मारा क्योंकि उसकी हथेली से एक चमकदार दिव्य प्रकाश निकला। ये दिव्य प्रकाश एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव को दूर करता था जो अंतरिक्ष को फाड़ने में सक्षम लगता था, जैसे कि इसने अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने और त्रिपाठी जीवक्ति को निगलने के लिए एक जानलेवा इरादा इकट्ठा किया हो। त्रिपाठी जीवक्ति का पूरा शरीर दानवी ज्वालाओं से ढका हुआ था, एक जलते हुए आग के गोले की तरह अपनी ताकत को उसके पैरों पर भंवर में डाल रहा था, इसके क्षेत्र और प्रदेश पर हमला कर रहा था, उसे इसे बाहर खींच रहा था। अगले ही पल वह एक चमकदार दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत महसूस की। उसे आखिरकार समझ आया कि संत राजा कोटि और संत कोटि एक ही स्तर पर नहीं थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से एक तृतीय कोटि संत कृषक को मार सकता था, लेकिन वह एक क्रुद्ध संत राजा को जल्दी से नहीं मार सकता था। भले ही यह सिर्फ एक प्रथम कोटि संत राजा था, यह अभी भी उसके लिए खतरनाक था। जब किसी की खेती इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उनकी ताकत के सच्चे सार की उनकी समझ और अनुप्रयोग उनकी अपनी से कहीं अधिक होती थी। दानव भगवान परिवर्तन, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में दहाड़ा। एक के बाद एक अदृश्य दानवी पैटर्न चढ़ गए और उसके मांस और रक्त में गायब हो गए, जिससे उसका रक्तसार और जीवनाभा एक पागल दर पर बढ़ गई। शिव शिव शिव, जब दिव्य प्रकाश उसके शरीर से टकराया तो त्रिपाठी जीवक्ति को एक भारी झटका लगा। उसका शरीर बाएं और दाएं डगमगा रहा था क्योंकि उसने एक दबी हुई कराह निकाली। संत राजा कोटि कृषक ने एक क्रूर अभिव्यक्ति पहनी हुई थी क्योंकि उसने अपने दिल में ताना मारा और बिना किसी दया के त्रिपाठी जीवक्ति की ओर भागा। उसे अंतिम झटका देने का इरादा था। उसने अचानक पता लगाया कि यह अजीब युवा आदमी उतना मजबूत नहीं था जितना उसने कल्पना की थी और अपनी ताकत में पूर्ण विश्वास हासिल कर लिया। शक्ति का एक हिंसक विस्फोट उसकी हथेलियों से बाहर निकल आया क्योंकि उसने लगातार त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर को पाउंड किया, अपनी संत शक्ति को उसमें डाल दिया, उसके शरीर के माध्यम से रैंपिंग किया और उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। फिर उसने त्रिपाठी जीवक्ति की चंचल आंखें और एक उदासीन अभिव्यक्ति देखी। हालांकि उसे भारी चोटें लगी थी और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, इस युवा आदमी को परवाह नहीं थी। उसने विरोध करने के लिए एक मुक्का बाहर फेंक दिया और दोनों ने वार का आदान प्रदान किया। एक हिंसक शक्ति उनके शरीर से फट पड़ी क्योंकि वे एक हाथापाई में लगे हुए थे। खून छलक गया क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति का मांस कट गया, जबकि संत राजा कोटि कृषक बेहतर किराया नहीं किया, उसका शरीर खून से ढका हुआ था। ये त्रिपाठी जीवक्ति का अपनी कोटि से ऊपर किसी के साथ लड़ने का ये पहला समय नहीं था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने एक संत राजा कोटि के स्वामी से आमने सामने लड़ाई की थी। ऐसी परिस्थितियों में त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी क्षमता को प्रेरित किया था और अपनी ताकत के कई रहस्यों को समझा था जिन्हें वह पहले कभी नहीं समझ पाया था। जितना अधिक त्रिपाठी जीवक्ति लड़ा उतना ही वह बहादुर बन गया क्योंकि उसकी आंखों की गहराई में एक पागल प्रकाश चमक उठा। उसकी ताकत न केवल कमजोर हुई बल्कि वास्तव में मजबूत हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति के विपरीत संत राजा कोटि के स्वामी की गति शुरुआती गति के फटने का अनुभव करने के बाद धीरे धीरे कम हो गई। उसने महसूस किया कि अगर उसने लड़ना जारी रखा तो उसकी मौत होने की संभावना थी। उसका शरीर घावों से ढका हुआ था, उसके अनगिनत मेजरम टूट गए थे और उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। दानवी ज्वालाओं के अजीब समूह उसके शरीर को जलाते थे, लगभग उसे आग के गोले में बदल देते थे। उसके पास इन दानवी ज्वालाओं के कारण होने वाले नुकसान का विरोध करने के लिए अपनी ताकत को परिचालित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह इस संत राजा कोटि कृषक की बारी बारी से गर्म और ठंडी आभा का विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए वह एक बार फिर पीछे हटना चाहता था। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1039। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, संत राजा कोटि के स्वामी ने अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ाया, सभी प्रकार के गुप्त कौशल और कलाकृतियों का उपयोग किया जो वह सामान्य रूप से उपयोग नहीं करेगा, लेकिन वह अभी भी त्रिपाठी जीवक्ति को हराने या मारने में असमर्थ था। अलिप्सिस, लड़ाई के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति न केवल अपने घावों के दर्द से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी आंखों में इसके बजाय आनंद का भाव झलक रहा था। वह पूरी तरह से खुद का आनंद ले रहा था।
एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना जिसकी ताकत उसकी अपनी के बराबर थी, एक ऐसी लड़ाई में पूरी ताकत लगाना जहां उन दोनों में से केवल एक ही बच सकता था। जीवन और मृत्यु की कगार पर होने की यह भावना उसे बहुत उत्साहित करती थी। अपनी अभिव्यक्ति को अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा ध्यान में रखते हुए देखकर संत राजा कोटी के स्वामी ने आखिरकार डर का एक निशान दिखाया। इस क्षण उसे त्रिपाठी जीवोक्ति का वास्तविक इरादा समझ में आया, इस लड़ाई का उपयोग अपनी वास्तविक ताकत को सत्यापित करने के लिए करना। उसने पहले जिन 2 तृतीय कोटि संतों को मारा था उनसे तो बस यूं ही निपटा गया था। इसे महसूस करते हुए वह आखिरकार घबरा गया और अपने दिल में चुपचाप चिल्लाया, अपने शरीर को अनैच्छिक रूप से इस भयानक और असामान्य युवा आदमी से दूर जाने के लिए मजबूर किया। होंग होंग होंग। जैसे ही उनकी ताकतें टकराईं, त्रिपाठी जीवोक्ति और संत राजा कोटि प्रथम कोटि कृषक अलग हो गए। उनमें से प्रत्येक दूसरे के क्षेत्र से मुक्त हो गया। दोनों कई दर्जन मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूरते हुए हाँफ रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर से चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी, क्योंकि उसकी हड्डियां और काया हिल गई और उसके शरीर में संत शक्ति हिलने लगी। उसके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया। दूसरी ओर संत राजा कोटि कृषक की आंखें मंद थीं, क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था। वह पूरी तरह से थक चुका था, जैसे कि उसकी उड़ान के अंत में एक तीर हो। उसने आतंक में त्रिपाठी जीवोक्ति को घूरना शुरू कर दिया, ये देखते हुए कि त्रिपाठी जीवोक्ति के शरीर पर घाव एक अस्पष्ट शक्ति के तहत ठीक हो रहे थे। फिर देखा कि उसका शरीर खून से नहाया हुआ था और तपती धूप में एक चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये वास्तव में सुनहरा रक्त था। कृषक की आंखें बाहर निकल आईं, क्योंकि उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव भर गया था। वह नहीं जानता था कि इस युवा आदमी ने किस प्रकार की गुप्त कला की खेती की थी जिसने उसके रक्त को इस रंग का बनने दिया, लेकिन उसने इस रक्त से एक प्रकार की जीवन शक्ति और आश्चर्यजनक पुनर्स्थापनात्मक शक्ति महसूस की। यह इस रक्त के कारण ही था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के घाव इतनी जल्दी ठीक हो रहे थे। उसने तुरंत यह महसूस किया, वह इस युवा आदमी का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और उसके पास इस तरह की असामान्य पुनर्स्थापनात्मक क्षमता नहीं थी। अगर उसने लड़ना जारी रखा तो वह वास्तव में मर जाएगा। उसके पास अभी भी एक तुरुप का इक्का और एक निश्चित तकनीक थी। वह जानता था कि अगर वह चाहता तो वह इस निश्चित तकनीक का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता था और फिर भी इस युवा आदमी के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब उसने इस निश्चित तकनीक का उपयोग किया तो उसकी स्थिति और खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि उसकी वर्तमान कोटि भी गिर जाएगी और वह फिर कभी सुधार नहीं कर पाएगा। इस लड़ाई के बाद वह पहले ही आधा मर चुका था। अगर उसने वास्तव में एक निश्चित तकनीक का उपयोग किया, भले ही वह जीत गया, तो उसे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही वह उस निश्चित तकनीक को सक्रिय करता, उसके पास पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था। ये छोटा लड़का कौन है? यह इतना भयानक क्यों है? त्रिपाठी जीवोक्ति का, आसमानी संत राजा के त्रिपाठी का जीवोक्ति। इसलिए जब वह जीवोक्ति त्रिपाठी की निगाह से मिला तो वह चुपचाप पीछे हट गया। जीवोक्ति त्रिपाठी से और दूर चला गया। उसकी अभिव्यक्ति निराश थी, लेकिन उसका चेहरा उसका था, उसका संत का उसका होना था। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह उस दूरी तक पीछे नहीं हट गया जिसे उसने सुरक्षित दूरी माना था। कि उसने जल्दी से अपना तारा शटल बुलाया। उसने चिल्लाया, लड़के, तुम आज के कार्यों के लिए कीमत चुकाओगे। जल चंद्रमा ग्रह पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। उसकी आवाज दूर से आई, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, बस जगह पर खड़ा था। उसने उसकी पीठ को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी दिव्य चेतना का एक झोंका अंतरिक्ष की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ा। एक हड्डी से जुड़े कीट की तरह वह उस आदमी से चिपक गया। तुरंत उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष को फाड़ दिया। 100 किलोमीटर दूर संत राजा कोटि कृषक अपने शरीर पर दानवी ज्वालाओं के समूहों को बुझाने के लिए हताश होकर अपनी ताकत को धकेल रहा था। जब वह अभी त्रिपाठी जीवोक्ति से लड़ रहा था तो दानवी ज्वालाओं के इन समूहों ने उनका विरोध करने के लिए उसकी बहुत सारी संत शक्ति का उपभोग किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतना कमजोर नहीं होता। इस तरह की दानवी अग्नि एक ऐसी शक्ति थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह ठंड और गर्म, यांग और बुराई का एक संयोजन था। यह एक अत्यंत विरोधाभासी संयोजन था जिसे वह थोड़े समय में बुझा नहीं सकता था। वह केवल अपनी ताकत को इसके क्षरण और जलने का विरोध करने के लिए लगातार धकेल सकता था, अपनी गति को सीमा तक धकेल सकता था, जल्द से जल्द पहाड़ की घाटी में लौटने और स्वामी को उसकी मदद करने के लिए खोजने की उम्मीद कर रहा था। अपने पीछे उस अजीब युवा आदमी का कोई निशान नहीं देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने सोचा कि वह अपनी जान बचाकर भाग गया था और लौटने पर इस विफलता को कैसे समझा जाए, इस पर अपने सभी विचार डाल दिए। जैसे ही वह विचार कर रहा था, उसके सामने का स्थान अचानक विकृत हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सोचा कि उसने अपनी ताकत का अत्यधिक उपयोग किया था और चीजें देख रहा था। जब उसने चौकस निगाहों से इसे देखा तो अंतरिक्ष में विकृतियां और भी गंभीर हो गईं। एक टूटे हुए दर्पण की तरह ये फट गया। अगले ही पल उसके सामने अचानक एक दरार खुल गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य जानवर ने अपना मुंह खोल दिया हो, चरम पर भयानक। इस दरार के अंदर एक आकृति अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ खड़ी थी, जो त्रिपाठी जीवोक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस व्यक्ति का चेहरा देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि उसने एक भूत देखा हो, अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ।
ये वही युवा आदमी था जिसके साथ उसने अभी लड़ाई की थी। दूसरे पक्ष ने शून्य दरार से एक हाथ बढ़ाया, उसे गार्ड से पकड़ा और उसे शून्य दरार में फेंक दिया। इसके तुरंत बाद शून्य दरार जल्दी से बंद हो गई और युवा आदमी बाहर खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसे लहरा रहा था। अंधेरे ने त्रिपाठी जीवक्ति को ढंक लिया और वह तुरंत एक शाश्वत ठंडी शून्यता में गिर गया। एक अजीब बल उसके चारों ओर बह गया और उसे एक दलदल की तरह निगल लिया। त्रिपाठी जीवक्ति दहाड़ा लेकिन भागने में असमर्थ था और केवल अनिच्छा से अपने आसन भाग्य को स्वीकार कर सकता था। बाहर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दानव भगवान परिवर्तन को दूर कर दिया और अपने शरीर को फैलाया। उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी। ऐसी लड़ाई का अनुभव करने के बाद उसने कुछ हद तक महसूस किया कि उसकी सीमाएं कहाँ थीं। प्रथम कोटि संत राजा कोटि उसकी सीमा थी और अपने दानव भगवान परिवर्तन का उपयोग करने के बाद वह बिना किसी डर के ऐसे स्वामी से आमने सामने लड़ सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति द्वितीय कोटि संत राजा कोटि के स्वामी के बारे में स्पष्ट नहीं था। इस लड़ाई ने उसे बहुत कुछ हासिल करने दिया था और वह अपनी नई ताकत के उपयोग से भी अधिक परिचित हो गया था और अपनी दानवी अग्नि के आतंक को समझा था। हालांकि वह जिस बारे में अधिक चिंतित था वह ये था कि ये तीनों लोग उसे क्यों मारना चाहते थे। उसने जो दृश्य देखा था उसमें क्या समस्या थी। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ आपूर्ति का परिवहन कर रहे थे, हालांकि उन्होंने जो जगह चुनी थी वह थोड़ी दूरस्थ थी। त्रिपाठी जीवक्ति इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने इसके बारे में बहुत गहराई से सोचने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से अपने तारा शटल पर घटनास्थल से निकल गया। आधे दिन बाद पहाड़ की घाटी में त्रिपाठी जीवक्ति अभी अभी गुजरे थे। सभी आपूर्ति तारापोत में पहुंचा दी गई थी। वह अधेड़ उम्र का आदमी जो सुंदर युवा आदमी के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था, एक मुस्कान के साथ चला गया। युवा आदमी की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, युवा स्वामी शैयू, आपके साथ सहयोग करके खुशी हुई। अगर अगली बार फिर से ऐसी अच्छी बात होती है तो मुझे उम्मीद है कि युवा स्वामी शैयू हमें याद रखेंगे। हम निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक कीमत चुकाएंगे। शैयू नाम का सुंदर युवा आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान एक वसंत हवा की तरह थी जो गर्मी और अंतरंगता की भावना दे रही थी। जहां भी उसकी आंखें गुजरी, महिला कृषक उनकी खेती या उम्र की परवाह किए बिना उसकी गोद में गिर जाती थी। उन सभी ने अपने चेहरे पर मोहित भाव पहने हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब तक शैयू अपनी उंगली से इशारा करता, ये महिला कृषक सभी स्वेच्छा से उसकी बाहों में फेंक देती। हम पहले जा रहे हैं, युवा स्वामी शैयू, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, फिर अपने कृषक अधीनस्थों को बुलाया और तारापोत की ओर चला गया। उसके साथ आई कई महिलाओं ने अनिच्छा से उसे वापस देखा, शैयू की ओर देखते हुए। उसी क्षण एक संत राजा कोटि कृषक जल्दी से शैयू के बगल में भाग गया और एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। शैयू के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई क्योंकि उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, 500 किलोमीटर दूर 2 लाशें मिली जबकि दूसरा गायब है। मुझे डर है कि यह एक आपदा है। युवा स्वामी, मुझे डर है कि इस लेन देन को उस आदमी ने देखा था जो पास से गुजरा था। शैयू की स्पष्ट आंखों की जोड़ी थोड़ी सिकुड़ गई। सिर हिलाते हुए उसने कहा, मैं समझता हूँ। जैसा उसने कहा, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, 1 मिनट रुको। अधेड़ उम्र का आदमी जो संतुष्ट महसूस कर रहा था और पूरे भार के साथ लौटने की तैयारी कर रहा था, ने ये चिल्लाहट सुनी और रुक गया। शैयू को देखने के लिए वापस मुड़ गया, पूछते हुए, क्या युवा स्वामी शैयू के पास कोई अन्य निर्देश है? शैयू हल्के से मुस्कुराया और कहा, हालांकि मुझे बहुत खेद है, ये लेन देन खत्म हो गया है। हालांकि मुझे डर है कि इस लेन देन को समाप्त करना होगा। तुम इन संसाधनों को दूर नहीं ले जा सकते। समाप्त। अधेड़ उम्र का आदमी भौहें चढ़ाता है। उसके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई देता है क्योंकि वह मुस्कुराता है। युवा स्वामी शैयू मजाक कर रहे होंगे। अब जब सामान और सामग्री का आदान प्रदान हो गया है तो लेन देन पूरा हो गया है। आप बस इसलिए समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसा कहते हैं, है ना? शैयू मुस्कुराया, सिर हिलाया और तथ्यात्मक रूप से कहा, अगर मैं कहता हूं कि यह समाप्त हो गया है तो यह समाप्त हो गया है। इस अत्यंत अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण रवैये ने अधेड़ उम्र के आदमी को परेशान कर दिया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन हंसा। युवा स्वामी शैयू, चूंकि लेन देन पूरा हो गया है, मैं सामान वापस नहीं करने जा रहा हूँ। ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं और इनकी कमी है। अपना ख्याल रखें, हम अगली बार फिर से सहयोग करेंगे। अगली बार नहीं होगा। शैयू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई, फिर भी एक गर्म भावना दे रही थी। सामग्री को पीछे छोड़ दो, तुम भी। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी की अभिव्यक्ति बदलने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि बेचैनी की भावना ने अचानक उसके पूरे शरीर को ढंक लिया। एक बड़ी पोशाक में छिपा एक कृषक शैयू के पीछे से बाहर निकला और एक भूत की तरह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने दिखाई दिया। एक हाथ उठाते हुए इस कृषक ने धीरे से अधेड़ उम्र के आदमी के सिर पर एक हथेली रखी। एक अजीब शक्ति ने अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर पर हमला किया और उसने तुरंत महसूस किया जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई हैं। उसके आंतरिक अंग भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसकी जीवन शक्ति तेजी से उसके शरीर से निकल गई थी। मूल वापसी कोटि। अपने सामने की आकृति को घूरते हुए वह जमीन पर मरने से पहले सदमे में चिल्लाया।
उसकी मौत ने एक बड़ी घबराहट पैदा कर दी और युद्धपोत अचानक अराजकता में फेंक दिया गया क्योंकि अनगिनत चीखें सुनाई दी। बड़ी पोशाक में आकृति धीरे धीरे युद्धपोत में चली गई और एक एक करके एक चींटियों के समूह पर कदम रखने जितना आसान होने के कारण एक एक करके कृषक को मार डाला। थोड़ी देर बाद वह शांति से बाहर निकला और शेआयू को धीमी आवाज में सूचना दी, 135 लोग, सभी मर गए। शेआयू ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, सब कुछ पैक करो और उन्हें दूर ले जाओ। युवा स्वामी, इस युद्धपोत के बारे में क्या? उसके अधीनस्थों में से एक ने पूछा। वस्तुओं को पैक किया जा सकता था, लेकिन युद्धपोत को अंतरिक्ष वलय में संग्रहित नहीं किया जा सकता था। इसे यहाँ छोड़ने से निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित होगा। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1040। शेनतू के महल के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति लौट आया। दरवाजे पर खड़े रक्षक सभी गंभीर और सम्मानजनक थे, आदरपूर्वक झुक रहे थे। भाई त्रिपाठी, तुम वापस आ गए। शेनतू की आवाज अचानक अंदर से गूंजी और वह तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बाहर निकला और उसका अभिवादन किया। क्या अध्यक्ष शेओ ने आखिरकार तुम्हें वापस आने दिया? त्रिपाठी जीवक्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। शेनतू ने एक चिढ़ भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, इसका उल्लेख मत करो, इस बार मैंने लगभग एक परत त्वचा खो दी। आओ आओ, अंदर आओ, चलो बात करते हैं। उसने गर्मजोशी से त्रिपाठी जीवक्ति का अभिवादन किया और महल में बगल में चला गया, ये पूछते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति इस समय कहाँ था और उसने उसे इतने लंबे समय से क्यों नहीं देखा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डालते हुए अपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह क्या है? शेनतू ने उसकी गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति देखी और गंभीर होने से खुद को रोक नहीं पाया। बाएं और दाएं देखते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। गारेन, जो शेनतू का पीछा कर रहा था, ने कहा, छोटे भाई को आश्वासन दिया जा सकता है, तुम्हें इस बातचीत के लीक होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युवा स्वामी के महल में सभी लोग उसके प्रति वफादार हैं। शेनतू ने सिर हिलाया, त्रिपाठी जीवक्ति को साहपूर्वक बोलने का इशारा किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तब कहा, जब मैं इस बार बाहर गया था, मैंने तुम्हारे वाणिज्य मंडल से 3 कृषक मारे हैं। और फिर? शेनतू ने पूछा। कोई फिर नहीं है, उन्हें मारने के बाद मैं वापस आ गया। शेनतू मुस्कुराया, यह कोई समस्या नहीं है, वाणिज्य मंडल में बहुत सारे लोग हैं और जलचंद्रमा ग्रह पर अक्सर झगड़े होते हैं। लोग हर दिन मरते हैं, इसलिए अगर वे किसी को मारना चाहते हैं, जब तक उनकी स्थिति बहुत अधिक नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। उनकी स्थिति उच्च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ताकत उच्च नहीं है। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। भाई त्रिपाठी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शेनतू ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। वाणिज्य मंडल से 3 मृत कृषकों की परवाह नहीं की। मुझे पहले खत्म करने दो। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना हाथ हिलाया। इस बार मैंने उन्हें उकसाने की पहल नहीं की। जब मैं लौट रहा था तो मैं एक पहाड़ की घाटी से गुजरा और एक समूह से 3 लोगों ने मेरा पीछा किया। लोगों का एक समूह? शेनतू हैरान था। उस पहाड़ की घाटी में लगभग 300 मीटर लंबा एक तारापोत था और तुम्हारे हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के कुछ कृषक कुछ सामग्री का परिवहन कर रहे थे। ये बहुत दूर था, मैं देख नहीं सका कि वे क्या थे, लेकिन जब मैं पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे खोज लिया। उनमें से एक हमारी उम्र का एक युवा आदमी था जिसने उन 3 लोगों को मेरा पीछा करने का आदेश दिया। वे पहाड़ की घाटी में सामग्री का व्यापार कर रहे थे। शेनतू का चेहरा अचानक, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अचानक महसूस किया कि कुछ गलत था। उसने जल्दी से पूछा, त्रिपाठी जीवक्ति, क्या तुमने उन लोगों की विशेषताओं को देखा? इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने जवाब दिया, अगर हम विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उस युवा आदमी में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसे ही जीवक्ति त्रिपाठी ने बात की, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब हो गई। एक आदमी का वर्णन करने के लिए सुंदर शब्द का उपयोग करते हुए उसने वास्तव में महसूस किया कि यह बहुत उपयुक्त था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। शेनतू की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गरिमापूर्ण हो गई क्योंकि उसने जियालॉन के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। अचानक एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ। भाई त्रिपाठी, मुझे उस युवा आदमी के बारे में और बताओ। शेनतू की आवाज़ लड़खड़ा गई। मैंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा, मैंने बस उसकी एक झलक पकड़ी। उसकी त्वचा बहुत सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर बहुत दयालु मुस्कान थी। ओ सही है, उसके चारों ओर कई महिला कृषक थीं, वे सभी उससे बहुत मोहित थीं। वह लगभग तुम्हारी ऊंचाई और उम्र का था और उसके कंधों पर लंबे बाल लटके हुए थे, त्रिपाठी जीवक्ति ने समझाया। नहीं हो सकता, शेनतू अचानक कराह उठा। त्रिपाठी जीवक्ति ने शेनतू और गारेन की अभिव्यक्तियों का अवलोकन किया और पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या तुम उसे जानते हो? शेनतू का मुंह मरोड़ा क्योंकि उसकी आंखों की गहराई में डर का भाव दिखाई दिया। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, भाई त्रिपाठी, तुम बाहरी व्यक्ति नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे इसे नहीं छिपाऊंगा। जिस आदमी को तुमने देखा वह हो सकता है मेरा तीसरा भाई शेआयू। जब शेआयू शब्द शेनतू के मुंह से निकले तो गारेन की भौं कांपने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे कि वह एक महान दुश्मन का सामना कर रहा हो। तुम्हारा तीसरा भाई? त्रिपाठी जीवक्ति जम गया। मेरा तीसरा भाई? शेनतू ने सिर हिलाया। गारेन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और समझाया, जलचंद्रमा ग्रह पर युवा स्वामी शेनतू केवल 2 लोगों को जानता है, एक अध्यक्ष है और दूसरा युवा स्वामी शेआयू है।
त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए चकित रह गया और फिर मुस्कुराया। वह तुम्हारा भाई है, डरने की क्या बात है? शेंतू अचानक कड़वाहट से रो पड़ा। अगर वह मेरा भाई नहीं होता तो मैंने बहुत पहले उससे छुटकारा पाने की कोशिश की होती। भाई त्रिपाठी, तुम नहीं जानते, बस मेरे तीसरे भाई का उल्लेख करने से मैं कांप जाता हूँ। धिक्कार है, उस आदमी ने मेरे दिल में इतने सारे बचपन के आघात छोड़ दिए। मुझे उससे डर नहीं लगता, भले ही मैं अपने पिता से डरता हूँ। ये युवा स्वामी शैयू काफी कुशल लगता है। त्रिपाठी जीवप्ती इस अजीब युवा आदमी में दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं पाया। वह थोड़ी देर के लिए शेंतू के साथ रहा था और जानता था कि यह आदमी आसमान या पृथ्वी से नहीं डरता था। शेंतू को वश में करने और उसे अंदर से बाहर तक उससे डरने में सक्षम होने के कारण ये शैयू काफी असाधारण था। भाई त्रिपाठी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अगर तुमने जिस व्यक्ति को देखा वह वास्तव में वह था तो चीजें परेशान करने वाली होंगी। क्या गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तीसरा भाई वाणिज्य मंडल में दुर्लभ सामग्रियों के लिए कुछ बल के साथ निजी तौर पर व्यापार कर रहा होगा ताकि धन जमा किया जा सके। ये वाणिज्य मंडल में एक बड़ा वर्जित है और इसकी अनुमति नहीं है। अगर यह मामला फैलता है तो वह बड़ी परेशानी में होगा। तो जब मैं पास से गुजरा तो उसने मेरा शिकार करने के लिए लोगों को भेजा। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, इसके अलावा मेरा तीसरा भाई एक ऐसा आदमी है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने तक हार नहीं मानेगा। अगर वह किसी चीज या किसी पर मोहित हो जाता है, भले ही हजारों बाधाएं हों, वह सफल होगा। इसके शीर्ष पर वह एक बहुत ही भावुक व्यक्ति है और कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि वह क्या सोच रहा है। मुझे एक साल याद है, उसने और वाणिज्य मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य दोनों ने एक नौकरानी पर मोहित हो गए, और हालांकि वह नौकरानी अंततः उस वरिष्ठ सदस्य द्वारा प्राप्त की गई थी, वह 1 महीने बाद इनएक्सप्लिकेबली गायब हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। जियालोंग ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे याद है, इस मामले के कारण अध्यक्ष थोड़ी देर के लिए उग्र थे, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका, उन्होंने बस इसे जाने दिया। अब मुझे डर है कि उसने भाई त्रिपाठी के जीवन पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और तुम्हें चुप कराने के लिए मारना चाहता है। शेंतू चिल्लाया। ऐसा कहते हुए शेंतू खड़ा हो गया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक चिंतित नजर डाली। तो क्या मुझे छिपना नहीं चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और पूछा। भले ही तुम छिप जाओ, तुम जरूरी नहीं हो पाओगे। तुम नहीं जानते कि मेरा तीसरा भाई कितना शक्तिशाली है। वह व्यक्ति है जिसे मेरे पिता सबसे अधिक महत्व देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह निश्चित रूप से अगला अध्यक्ष होगा। जल चंद्रमा ग्रह सब उसकी आंखें और कान है। अगर वह किसी को ढूंढना चाहता है, जब तक तुम अभी भी जल चंद्रमा ग्रह पर हो, वह निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने में सक्षम होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराया। वह बस टहलने के लिए बाहर गया था और अप्रत्याशित रूप से इस तरह की चीज का सामना करना पड़ा था। ये वास्तव में बुरा भाग्य था। भाई त्रिपाठी, तुम्हें फिलहाल बाहर नहीं जाना चाहिए। महल में रहो, मैं तुम्हें स्थिति की जांच करने और एक रास्ता सोचने में मदद करूंगा। शेंतू ने थोड़ी आह भरी। अच्छा, ऐसी घटना के बाद त्रिपाठी जीवप्ती फिर से बाहर नहीं जाना चाहता था और इसके बजाय अपना सारा समय शेंतू के महल में बिताया, या तो ध्यान करके और अपनी वर्तमान कोटि को स्थिर करके, गोलियां परिष्कृत करके, या तारा पर जासूसी करके और तारा के क्षेत्र की संरचना को समझकर। समय समय पर जियालोंग स्थिति पर रिपोर्ट करने आता था। उससे त्रिपाठी जीवप्ती ने सीखा कि वाणिज्य मंडल का तीसरा युवा स्वामी शैयू वास्तव में इस समय किसी की तलाश कर रहा था। जल चंद्रमा ग्रह पर अंतर्धाराएं अशांत थी और इसके कारण कई निर्दोष लोग मारे गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस शैयू के क्रूर तरीकों को अच्छी तरह से समझा। उस समय वह पहाड़ की घाटी से गुजरा था, इसलिए वह देख नहीं पाया था कि शैयू कैसा दिखता था, इसलिए यह संभावना थी कि दूसरे पक्ष ने भी उसका स्वरूप नहीं देखा था। एक तारा पर ऐसे व्यक्ति की तलाश करना निस्संदेह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। भले ही शैयू के पास अपनी सेनाओं को जुटाने की शक्ति थी, फिर भी उसके लिए त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वे कृषक जो त्रिपाठी जीवप्ती के आकार में समान थे और समान शक्ति रखते थे, उन सभी को भुगतना पड़ा था। शैयू एक को जाने देने के बजाय 1000 निर्दोषों को मारना पसंद करेगा। वह अध्यक्ष ओ और उसके भाइयों की तुलना में बहुत अधिक साहसी था। वह एक निर्णायक व्यक्ति था। त्रिपाठी जीवप्ती को ये कल्पना करना मुश्किल लगा कि शैयू जैसा कोई इतना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। उस समय उसने इस व्यक्ति को दूर से देखा था और महसूस किया था कि वह न केवल सुंदर था, बल्कि उसका एक अद्वितीय और गर्म स्वभाव भी था। त्रिपाठी जीवप्ती चुपके से सदमे में था और जानता था कि कोई किताब को उसके कवर से न्याय नहीं कर सकता है। शैयू की आंतरिक बर्बरता उसके बाहरी स्वरूप से पूरी तरह से ढकी हुई थी। एक बार जब त्रिपाठी जीवप्ती उसके हाथों में गिर जाता तो उसके लिए कोई अचानक नहीं होता, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने आज्ञाकारी रूप से शेंतू के महल में छिप गया और शांति से खेती की। भयंकर अंतर्धारा 2 महीने तक चली और जल चंद्रमा ग्रह पर 2000 से अधिक लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवा दी। ये 2 महीने बाद तक नहीं था कि स्थिति धीरे धीरे कम हो गई। जियालोंग ने त्रिपाठी जीवप्ती को नवीनतम घटनाक्रमों की सूचना भी दी ताकि उसे चिंता न करनी पड़े। ये 2 महीने बाद तक नहीं था कि शेंतू एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के पास आया और सीधे बात पर आया।
भाई त्रिपाठी, हालांकि मैं तुम्हें यहाँ रखना चाहूंगा ताकि तुम और मैं मिलकर अपने लिए एक नाम कमा सके। अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम अंततः मेरे तीसरे भाई द्वारा पाए जाओगे। एक बार जब वह तुम्हें ढूंढ लेगा तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपका क्या मतलब है? तुम्हें जाना होगा, शेंतु ने आह भरी। अब जब स्थिति थोड़ी स्थिर हो गई है और तीसरे भाई का ध्यान अब यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें चुपके से जाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर जारी रखा, बेशक ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम रहने को तैयार हो तो ये शेंतु बहुत आभारी होगा। मेरे बहुत दोस्त नहीं हैं, लेकिन भाई त्रिपाठी उनमें से एक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहूंगा। लेकिन भले ही तुम रहो, तुम केवल महल में छिप सकते हो और बाहर नहीं जा सकते। तो मैं चला जाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रुकता। मैं भाई शेंतु की दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरे अपने मामले हैं जिन पर ध्यान देना है। शेंतु एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसकी अभिव्यक्ति बहुत आराम से हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो भाई त्रिपाठी की पहले से ही योजना थी। हाँ, कितना अफसोस है, मैं मूल रूप से चाहता था कि तुम वाणिज्य मंडल की प्रतिभा चयन में भाग लो। तुम्हारी ताकत के साथ तुम निश्चित रूप से संतों के बीच खड़े होने में सक्षम होगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। फिर तुम कुछ तैयारियां करो, मैं देखूंगा कि क्या निकट भविष्य में कोई उपयुक्त तारापुंज जा रहा है। समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती को कोई आपत्ति नहीं थी। अगर वह जल चंद्रमा ग्रह छोड़ना चाहता था तो उसे स्वाभाविक रूप से एक तारापुंज पर चढ़ना होगा। एक तारा शटल उड़ाने में न केवल बहुत समय लगेगा, बल्कि यह उसकी बहुत सारी ताकत का भी उपभोग करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने